अध्याय 3091 से 3100। ये सफलता थोड़ी चिंताजनक है। हालांकि यह किसी बड़े क्षेत्र में सफलता नहीं है, ये युद्ध में एक सफलता है। युद्ध की प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए मुख्य दिशा युद्ध की दिशा में है। अन्य पहलुओं में कुछ कमियां हैं और अब तो जीवेन को इस संबंध में कमी को पूरा करना है। दूसरी ओर गोल्डन सिकाडा सम्राट ठीक हो रहा है। हालांकि पेंटियन महल बेहद खतरनाक है, लेकिन इन सम्राटों की सुरक्षा में कोई समस्या होना मूल रूप से असंभव है। उनकी आंखों के नीचे कोई कुछ नहीं कर सकता। काफी देर तक अचानक अंतरिक्ष के मलबे से एक राजसी दबाव निकला। यह एक अभूतपूर्व सांस है जो कुछ हद तक फैंग बैरन के समान है, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं है। तीनों ने एक साथ आंखें खोली। वे सभी जानते थे कि फैंग बैरन ने अपने स्वयं के मांस शरीर को सफलतापूर्वक एकीकृत कर लिया था। फिर स्वर्ग और पृथ्वी पर अनगिनत आपदा बादल विशाल पैमाने पर एकत्र हुए और एक अद्भुत पैमाने का निर्माण किया। लगभग कुछ समय बाद इस आपदा बादल में अनगिनत बिजली की आपदाएं गिरी। सम्राट चेन की विपत्ति उन तीनों को एक जैसे अनुभव हुए हैं। स्वाभाविक रूप से वे बहुत स्पष्ट हैं, विशेषकर ये जीवेन। हालांकि उस वज्र डकैती की तुलना में जब ये जीवेन ने डकैती को पार किया था, ये वज्र डकैती निस्संदेह बाल चिकित्सा है। एक और उस समय किसी की तुलना ये जीवेन से नहीं की जा सकती थी। दूसरी ओर फैंग बैरन पिछले जीवन के शाही शरीर और पिछले जीवन के ताव फल को एकीकृत करता है। सिद्धांत रूप में वो कोई नया व्यक्ति नहीं है, इसलिए वज्र डकैती इतनी भयानक नहीं है। यहाँ डकैती की स्थिति ने जल्द ही अनगिनत लोगों को आकर्षित किया और कई देवता बह गए। लगता है पता लगाना चाहते हैं। विशेष रूप से कई शाही जीव जासूसी कर रहे हैं। जब वे सम्राट बनना चाहते हैं तो वे सभी महसूस कर सकते हैं कि यह एक प्राकृतिक आपदा है, और ऐसे व्यक्ति पर हमला करना जो सम्राट बनने के लिए तैयार है, निस्संदेह खुद को जल्दी से सुधारने का एक अच्छा अवसर है। भावी सम्राट के अवसर को लूटना, उसके भाग्य को लूटना और उसे अपने ऊपर थोपना कभी नहीं हुआ। और कई ताकतों के पास ऐसा तरीका होता है, इस क्षण की प्रतीक्षा करने के लिए। लेकिन जब उन सभी ने तीन सम्राटों को चारों ओर पहरा देते देखा, तो उन्होंने ऐसी योजनाएं छोड़ दी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तीन सम्राटों के हाथों सफल होना असंभव है। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं, और यहाँ तक कि अगर तीनों के एक साथ काम करने से डर नहीं लगता है, तो बहुत अधिक आतंक भी है। मैं पहले ही वह कर लिया है। इसे इस तरह से देखना असंभव है। डकैती 3 दिन और 3 रात तक चली और फिर धीरे धीरे कमजोर होती गई। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। बहुत पहले उन्होंने केवल सूर्यास्त को पूरे आकाश में 30,000 मील दूर बैंगनी गैस को गिरते हुए देखा था और दुनिया इससे चौंक गई थी। स्वर्ग के रास्ते की वसीयत ऐसी प्रतीत होती है मानो सम्राट के जन्म की बधाई दे रही हो। ये पहली बार है जब ये शिवेन ने सृष्टि की दुनिया में स्वर्ग के रास्ते को स्पष्ट रूप से महसूस किया है। वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। सृष्टि की दुनिया में स्वर्ग का मार्ग स्वर्ग की दुनिया में स्वर्ग के मार्ग की तुलना में उच्च और अधिक पूर्ण है। जबकि अन्य लोग अभी भी स्तब्ध थे, ये जीवेन ने इस अवसर का लाभ उठाया और दुनिया में स्वर्ग की शक्ति को समझना शुरू कर दिया। अचानक उसके हाथों की कई निष्क्रिय ड्रैगन नसें कुछ ही समय में जलकर साफ हो गईं। उसके हाथ में स्टैंड बाय के लिए कई निष्क्रिय ड्रैगन नसें थी। हालांकि थोड़े ही समय में उन्होंने स्वर्ग के ताव को समझ लिया, इसे जलाकर साफ कर दिया गया। सृष्टि की दुनिया में स्वर्ग का ताव आपकी कल्पना से कहीं अधिक उन्नत और भयानक है। केवल इस थोड़े से समय में ये जीवेन को लगा कि साफ दिल से भी प्राचीन पेड़ ने उसके दिमाग में जगह बना ली है। वह स्वर्ग के रास्ते से लगभग आकर्षित था। यदि उसने ऐसा किया तो वह बहुत ही कम समय में इंद्रधनुष को पूरी तरह से बदल देगा, और उसका मूल ईश्वर और चेतना हमेशा के लिए स्वर्ग के रास्ते में बंध जाएगी और स्वर्ग के रास्ते का हिस्सा बन जाएगी। ये सोचते हुए ये जीवेन को अचानक ठंडे पसीने का एहसास हुआ। सौभाग्य से उसके मन को शांत करने के लिए वहां एक प्राचीन मिंगक्सिन पेड़ था, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। इस संसार में स्वर्ग का मार्ग जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक खतरनाक है। जब वह स्वर्ग की दुनिया में थे तो पूरे व्यक्ति को धारणा के लिए स्वर्ग के ताव में एकीकृत होने में कोई समस्या नहीं थी। स्वर्ग का विशाल ताव भी उसे कोई कष्ट नहीं पहुंचा सका। लेकिन अब वह केवल कुछ स्वर्गीय तरीकों को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने उन्हें लगभग बदल दिया है। उसका हृदय कैसे न धधक उठे। इसके विपरीत उसे ड्रैगन की थकी हुई नसों की कोई परवाह नहीं है। लेकिन इस थोड़े से समय में रास्ते के बारे में उनकी समझ बढ़ गई, जिससे उनकी 1 लाख से अधिक वर्षों की कड़ी मेहनत बच गई।
ये कहा जा सकता है कि यह वास्तव में धन और संपत्ति की तलाश में है। हालांकि यह खतरनाक है, लेकिन इसने कम समय में ही परिणाम हासिल कर लिया है। जबकि वह अभी भी विचार कर रहा था कि क्या स्वर्गीय मार्ग को समझने के लिए द्वितीय ड्रैगन नस को जलाना चाहिए, स्वर्गीय मार्ग की प्रकट चेतना गायब हो गई थी। जब स्वर्ग का रास्ता गायब हो गया तो ये जीवन को नुकसान की भावना महसूस हुई। ऐसे अवसर हमेशा उपलब्ध नहीं होते। आखिरकार, यद्यपि सम्राट का जन्म स्वर्ग की दुनिया में उतना दुर्लभ नहीं है, ये वास्तव में दुर्लभ है। सामान्य परिस्थितियों में स्वर्ग के मार्ग को इतना स्पष्ट देखना असंभव है। सामान्य लोगों के लिए बेहद कीमती माध्यमिक ड्रैगन नस स्वर्ग के ताओ को समझने के लिए जीवन के लिए सिर्फ एक सहारा है। जब तक आप इसे समझ सकते हैं, यह कोई भी कीमत चुकाने लायक है। हालांकि मैं अभी सदमे में था, लेकिन अब मुझे निराशा महसूस हो रही है। उसके बगल के दो लोग अभी भी उत्साह में डूबे हुए थे। वे नहीं जानते थे कि ये जीवन सिर्फ स्वर्ग का रास्ता समझ रहे थे। वास्तव में वे नरक के द्वार से होकर चले। हा, बढ़िया, मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो। गोल्डन सिकाडा सम्राट हंसा। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आपके बिना अब हम कैसे धैर्य रख सकते हैं। शून्य में धीरे धीरे एक आकृति उभरी, लेकिन फैंग बैरन कौन था? लेकिन पहले फैंग बैरन की तुलना में फैंग बैरन थोड़ा अधिक प्रतिष्ठित थे। वह सम्राट की स्मृति में एक अर्ध सम्राट हुआ करता था, लेकिन अब वह एक वास्तविक सम्राट है। इसके अलावा वह उस तरह का नवागंतुक नहीं है जिसने अभी अभी सम्राट के दायरे में प्रवेश किया है। वह पिछले जन्मों के शरीर और पिछले जन्मों के कुछ ताओ फलों को एकीकृत करता है। वह अभी अभी प्राकृतिक आपदा से गुजरा है और पहले से ही पहले दायरे का शिखर है, जिसकी तुलना लगभग उस समय से की जा सकती है जब ये जीवन आपदा से गुजरे थे। हालांकि फैंग बैरन ने अपने पिछले जीवन में संचित ताओ फलों और कौशल पर भरोसा करके वह कदम हासिल किया, जबकि ये जीवन पूरी तरह से इस दुनिया में अपने अद्भुत संचय पर भरोसा करते थे। यही सबसे बड़ा अंतर है। ये भी एक ताओवादी मित्र है। आपके पास ऐसी क्षमता है, ये जीवन ने मुस्कुराते हुए कहा। फैंग बैरन ने ये जीवन की ओर देखा, थोड़ा सिर हिलाया, फिर अपना हाथ लहराया और अचानक एक रोशनी ये जीवन की ओर उड़ गई। ये जीवन ने इसे पकड़ लिया, लेकिन देखा कि उसके हाथ में ड्रैगन की आधी नस दिखाई दे रही है। ये वास्तव में एक अपूर्ण माध्यमिक ड्रैगन नस थी। यह क्या है? ये जीवन ने फैंग बैरन की ओर देखा और पूछा। ये सम्राट वू के ताओवादी मित्रों को मेरा अतिरिक्त धन्यवाद है। ये दूसरे स्तर की ड्रैगन नस है जो मुझे पिछले जीवन में अनजाने में मिली थी। हालांकि यह कुछ हद तक अधूरी है, लेकिन ये तीसरे स्तर की ड्रैगन नस से कहीं बेहतर है। मैं जानता हूं कि ताओवादी मित्र बहुत तेजी से खेती करते हैं और उन्हें ड्रैगन वेन के समर्थन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए ये दूसरे स्तर का ड्रैगन वेन मेरा धन्यवाद है। फैंग बैरन ने कहा, आपका स्वागत है ताओवादी दोस्तों। मेरे पिछले ताओवादी फलों की तुलना में ये द्वितीय ड्रैगन नस बहुत कीमती है, इसलिए ताओवादी दोस्तों को इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये जीवन ने फैंग बैरन की ओर देखा। ये देखकर कि वह दृढ़ दिख रहा है, उसने अपना मुंह खोला और कहा, उस स्थिति में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। धन्यवाद। दूसरी ओर जल और अग्नि का सम्राट थोड़ा ईर्ष्यालु लग रहा था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। रास्ते में उसने बहुत अधिक मदद नहीं की। ऐसा नहीं है कि ये जीवन ने अपने दम पर स्थिति को उलट दिया और इतना अतिरिक्त धन्यवाद प्राप्त करने में सक्षम हो गया, जो स्वाभाविक है। इस बार मैं अभी भी आपकी मदद के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि आपकी आगे की योजना क्या है। क्या आप पेंटियन महल छोड़ना चाहते हैं या रुकना और देखना चाहते हैं? फैंग बैरन ने पूछा। मुझे रुकना ही चाहिए। आखिरकार पेंटियन महल में एक दुर्लभ अवसर है। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि क्या मैं कोई अन्य साहसिक कार्य कर सकता हूँ। जल और अग्नि के सम्राट ने दो टूक कहा। दूसरों ने सिर हिलाया और समझ गए कि सम्राट की साधना के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता है। यदि बहुत सारे साहसिक कार्य न होते तो केवल पीसने में ही न जाने कितना समय लग जाता और यह हर स्तर को पार करने में सक्षम नहीं हो पाता। मैं भी रुकूंगा। ये जीवन ने भी सिर हिलाया और उसके पास एक द्वितीय ड्रैगन नस थी। हालांकि यह अधूरा था, ये जीवन के लिए अपनी समझ को पूरी तरह से अपनी खेती में बदलने और इसे पांचवें क्षेत्र के शिखर पर धकेलने के लिए पर्याप्त था। यदि कोई उपयुक्त अवसर है तो छठे क्षेत्र में प्रवेश करना केवल समय की बात है। स्वाभाविक है कि वह आसानी से नहीं जाएगा। इसके अलावा तियांदाओ पंथ को खबर मिली है। उसे डर है कि वह तब तक नहीं जाएगा जब तक वह बाहर किसी फंदे पर घात लगाकर तैयार न हो जाए। जब वह दोबारा बाहर गया तो वह बचना नहीं चाहता था। वह तियांदाओ पंथ को अपनी शक्ति का स्वाद चखने देना चाहता था। उस स्थिति में चलो यहाँ अलग हो जाएं।
इस बार मैंने अपने पिछले जीवन का मांस और कुछ ताओ फल पुनः प्राप्त कर लिए हैं। मैं पहले से ही बहुत संतुष्ट हूँ। फैंग बैरन ने कहा, ठीक है, मैं उसे वापस ले जाऊंगा। उस स्थिति में चलो यहीं अलविदा कह दे। गोल्डन सिकाडा सम्राट ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि इस अस्थायी टीम का समय लंबा नहीं है, उन्होंने जीवन और मृत्यु का अनुभव किया है और उनकी भावनाएं स्वाभाविक रूप से दूसरों से भिन्न है। अपना ख्याल रखें, बाद में मिलते हैं। फैंग बैरन जल्दी से अभ्यास में वापस आ गए, फल को पूरी तरह से पचाने और दूसरे दायरे में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। गोल्डन सिकाडा सम्राट भी जल्द से जल्द खेती के माध्यम से 5वें दायरे को तोड़ना चाहता है और वह ऐसी खतरनाक जगह पर रहने को तैयार नहीं है। आखिरकार बहुत सारे चर हैं। उनकी आकृति जल्द ही गायब हो गई और दूसरी ओर पानी और आग का सम्राट जल्द ही चला गया। केवल ये जीवेन ही बचा था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अधिक दृढ़ थी। ये चुप रहने के लिए जगह ढूंढने का समय है। अंतरिक्ष मलबे का एक टुकड़ा स्वर्ग और पृथ्वी पर मंडराता रहता है, जहां पेंटियन महल स्थित है। इस तरह का अंतरिक्ष मलबा पेंटियन महल के भीतरी स्वर्ग और धरती पर हर जगह देखा जा सकता है। लेकिन मलबे के इस टुकड़े में एक आकृति शून्य में तैरती है, ऊपर और नीचे, उतार चढ़ाव, उसके चारों ओर अनगिनत कानून पूरे आकाश में हल्की बारिश की तरह गिरते हैं और लगातार उसके शरीर में गिरते हैं। हर कानून हल्की बारिश उसके द्वारा अवशोषित हो जाएगा। धीरे धीरे यह उसके संचय में बदल गया। यह आंकड़ा यह नहीं है कि आप जीवेन कौन है। इस समय वह आखिरी पायदान पर पहुंच चुका है। अनगिनत कानूनी अंतर्दृष्टि एवेन्यू की आभासी छाया में बदल जाती है और उसके चारों ओर उभरने लगती है। यह एवेन्यू के बारे में उनकी धारणा है। इससे पहले कि फैंग बैरन फिर से सम्राट की डकैती से गुजरे, स्वर्ग का रास्ता एक बार संक्षेप में दिखाई दिया। उस थोड़े से समय में ये जीवेन को बड़ी अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। अब जब इन भावनाओं को पूरी तरह से उपलब्धियों में बदलने का समय है, तो उनकी उपलब्धियां भी कदम दर कदम स्थिर गति से आगे बढ़ रही हैं। हालांकि इस चरण में इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होगी। सौभाग्य से सामने वाले बैरन ने ये जीवेन को एक अधूरा माध्यमिक ड्रैगन नस दिया। 3 पोल ड्रैगन नस की तुलना में द्वितीयक ड्रैगन नस ज्यादा बेहतर नहीं है। बता दें कि ये जीवेन ने थोड़े समय में बड़ी प्रगति की है। कुछ दूरी पर एक पल में एक आकृति प्रकट हुई, आकाश से बाहर निकली और दूर की ओर भाग गई। ये जीवेन ने अपनी आंखें खोली। वह वास्तव में इस आकृति से परिचित था। यह आदमी जल और अग्नि का सम्राट नहीं था। वह कौन था? लेकिन अब पानी और आग के सम्राट का पीछा किया जाता है और उसे मार दिया जाता है। जल और अग्नि के सम्राट, बेहतर होगा कि आप अपनी चीजें सौंप दें। अचानक जिस मार्ग से पानी और आग का सम्राट दौड़ने वाला था, उसके सामने धीरे धीरे एक आकृति उभरी, लेकिन मैंने देखा कि यह एक जलता हुआ दानव सम्राट था। यान दानव परिवार का सर्वोच्च सम्राट, और आसपास के अग्नि विशेषता कानून उनकी लामबंदी के तहत बेहद सक्रिय थे। उसके पैर आग के मैदान में बदल गए, जैसे लावा नरक का एक टुकड़ा पानी और आग सम्राट को ढंक रहा हो। यहाँ तक कि आग में पानी और आग सम्राट की उपलब्धियों के लिए ये स्पष्ट रूप से उसके सामने यान दानव सम्राट से भी बदतर था। यान शैतान सम्राट, क्या तुम सचमुच कुछ करना चाहते हो? जल और अग्नि के सम्राट ने अपने सामने यान दानव सम्राट की ओर देखा और कहा, तो क्या? जब तक तुम समय का टुकड़ा तुम्हारे हाथ में सौंपोगे, मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा, ठीक है? यान शैतान सम्राट की आवाज उदासीन थी, लेकिन उसके शब्द बेहद आश्वस्त थे। हालांकि जल और अग्नि सम्राट उसके लिए कष्टकारी थे, लेकिन वह उसे धमकी नहीं दे सकते थे। स्वाभाविक रूप से वह जल और अग्नि सम्राट को आसानी से खा सकता था। यह असंभव है। मैंने समय के इस टुकड़े को पाने के लिए कड़ी मेहनत की है। मैं इसे आपको इस तरह कैसे दे सकता हूँ? जल और अग्नि के सम्राट ने स्वाभाविक रूप से सहमत होने से इनकार कर दिया। सम्राट के लिए समय और स्थान का कानून निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक कानूनों में से एक है। अंतरिक्ष के नियम की तुलना में समय के नियम को समझना अधिक कठिन है और कम अवसर और संबंधित देवता है, विशेष रूप से समय के टुकड़े जैसी चीजें जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में पूरा नहीं किया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से वह हार नहीं मानना चाहता। हालांकि उन्हें समय के नियम का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही मिला, लेकिन यह भी उनके लिए कीमती था। हालांकि यह इस छोटे से टुकड़े में समय के नियम के कारण था कि उसका पीछा किया गया और उसे मार दिया गया। विशेष रूप से यान शैतान सम्राट ने समय घाटी से पूरे रास्ते उसका पीछा किया और ऐसा लग रहा था कि मरने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। चूंकि आप इसे सौंपना नहीं चाहते, इसलिए अपनी जान ले लीजिए। यान शैतान सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा कि जल और अग्नि सम्राट से समय के टुकड़े प्राप्त करना सबसे अच्छी बात है। भले ही वह जल और अग्नि सम्राट को हरा सके, फिर भी उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।
हालांकि उनकी राय में चूंकि पानी और आग का सम्राट इस तरह विस्फोट करता है और उसे दंडित नहीं करता है, इसलिए उसे दोष न दे। फिर लड़ो, भले ही तुम मुझे हरा सको, फिर भी तुम बेहतर नहीं होगे। जल और अग्नि के सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों को खोने की तैयारी कर ली है। भले ही आखिरी बार टुकड़ा उसके द्वारा लूट लिया गया हो, उसे दूसरे पक्ष को अपने बड़े दांत तोड़ने के लिए पर्याप्त कीमत चुकानी होगी। जहां तक मृत्यु की बात है, हर कोई तो जीवन जितना असामान्य नहीं है। सम्राटों को मारना मुर्गियों और कुत्तों को मारने के समान है। ठीक है, मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम इसे अपने हाथ में नहीं ले लेते। ठंडी मुस्कान के साथ यान शैतान सम्राट ने लाल श्रृंखला बनाने के लिए अपने पूरे शरीर पर अनगिनत लपटें उगल दी। ये लाल श्रृंखला अंतहीन ज्वाला के नियम से संघनित है, जो क्रूर और अत्याचारी दिखती है। ब्रश, लाल जंजीरें एक पल में जल और अग्नि के सम्राट की ओर आ गई। जब आकाश कानून से लोगों को चोट पहुंचाता है, तो ये कुछ ऐसा है जो केवल तभी किया जा सकता है जब आपको अग्नि के नियम की बहुत गहरी समझ हो। जल और अग्नि पवित्र सम्राट भी विधान के प्रकाश से जगमगा उठे, क्योंकि अग्नि कानून पर सबसे पहले यान दानव सम्राट ने कब्जा कर लिया था। जल और अग्नि पवित्र सम्राट ने नीले जल संपत्ति कानून को चमकाया, एक लंबी बंदूक में बदल दिया और उसी समय इसका स्वागत किया। बूम बूम बूम। इस क्षण पानी और आग की दो अलग अलग ताकतें पूरी तरह से फूट पड़ी। पानी आग पर विजय पा सकता है, जो सामान्य ज्ञान है, लेकिन ये केवल सामान्य परिस्थितियों तक ही सीमित है। यान शैतान सम्राट ने अग्नि विशेषता के नियम को काफी हद तक स्पष्ट रूप से समझा। उनके अग्नि नियम और जादुई शक्ति ने वास्तव में जल अग्नि सम्राट द्वारा लागू की गई। जल विशेषता जादुई शक्ति को नियंत्रित किया। जल और अग्नि के पवित्र सम्राट द्वारा सीधे तौर पर लागू की गई जल विशेषताओं की जादुई शक्तियां एक के बाद एक पराजित होती गईं। पानी की विशेषताओं की अनगिनत जादुई शक्तियां अभी अभी कानून में उत्पन्न हुई थी और उन्हें नष्ट करने से पहले ही नष्ट कर दी गई थी। जल और अग्नि के नियम के बारे में कोई मजबूत या कमजोर कथन नहीं हो सकता है, लेकिन उनकी खेती में एक स्पष्ट अंतर है। जल और अग्नि के पवित्र सम्राट के पास केवल चौथे क्षेत्र की खेती है, जबकि यान शैतान सम्राट के पास 5वें क्षेत्र की खेती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जल और अग्नि सम्राट जल विशेषता कानून का कितना अद्भुत अभ्यास कर सकते हैं, वह खेती के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन है। यह एक टोस्ट है, जुर्माना नहीं। यान शैतान सम्राट की लाल भगवान जंजीरों ने अंतहीन पानी की लहरों को छेद दिया और पानी और आग के सम्राट पर विस्फोट कर दिया। टकराना। पानी और आग के सम्राट ने एक भरी हुई आवाज दी और पूरा आदमी मौके पर ही उड़ गया। उसकी छाती मांस और खून से ढकी हुई थी। कियांग। इस समय एक खूनी तलवार की आत्मा अचानक शून्य से गिर गई और लक्ष्य यान शैतान सम्राट पर निर्देशित किया गया, जिसने आगे हमला करने की योजना बनाई। क्यूई तलवार स्वर्ग के स्तंभ की तरह थी। वह सीधे आकाश में उड़ गया। जब वह चरम सीमा पर पहुंच गया तो वह नीचे गिरने लगा। यान शैतान सम्राट आगे बढ़ने वाला था और जल अग्नि पवित्र सम्राट को उसे मारने और समय के टुकड़ों को बाहर निकालने के लिए मजबूर करने वाला था। उसने ये भी नहीं सोचा कि कोई अंधेरे में छिपा हुआ है और उसने सीधे नजदीक की जगह पर गोली मार दी। तलवार की तलवार अपनी अद्भुत जानलेवा भावना के साथ तेज और क्रूर थी और बिजली की तरह नीचे गिरी। धिक्कार है, ऐसा कैसे हो सकता है? यान शैतान सम्राट आश्चर्यचकित और क्रोधित था। वह 5वें क्षेत्र के शाही स्तर का विशेषज्ञ था। स्वर्ग लोक में सभी शक्तिशाली लोग किस तरह के लोग थे? हालांकि अब उनसे इस बिंदु पर संपर्क किया गया था और उन्होंने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने उसे चाकू मार दिया तो उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आएगा। यह उनके लिए शर्म की बात है, लेकिन एक तरह की सतर्कता भी है। यदि वह सावधान नहीं है तो अगली बार वह वास्तव में अपना सिर हिलाएगा। हालांकि ये विचार एक पल में उसके मन में कौंध गए। दरअसल तलवार क्यूई उम्मीद से ज्यादा तेजी से गिरी। उसके पास इस बारे में सोचने के लिए ज्यादा समय भी नहीं था और फिर सीधा झटका उस पर पड़ा। टकराना। अग्नि कवच उस पर प्रकट हुआ और उसकी रक्षा की। यह एक प्रकार का कानूनी कवच था। साधारण सम्राटों के आक्रमण इस कवच को भेद नहीं पाते थे, लेकिन इस तलवार के नीचे कवच पूरी तरह से कट गया और एक पल में फट गया और फिर तलवार सीधे यान दानव सम्राट पर गिरी। गर्जन। जब यान शैतान सम्राट को काटा गया तो उसने तुरंत दर्द सहा और दहाड़ने लगा। उसके शरीर में एक बड़ी दरार थी। जब उसे तलवार से काटा गया तो पूरा शरीर लगभग 2 हिस्सों में टूट गया। टूटे हुए घाव पर यह सीधे मैग्मा में भी बदल गया। यानमो स्वयं अंतहीन लावा में पैदा हुई एक शक्तिशाली जाति है और यानमो सम्राट नेता और अजेय सम्राट है।
उसके शरीर में जो बहता था वह खून नहीं, बल्कि मैग्मा था, जो निश्चित रूप से अन्य प्राणियों से अलग था। कौन, किसने सम्राट पर हमला करने की हिम्मत की? यान शैतान सम्राट बार बार पीछे हट गया, सीधे हजारों मील की दूरी से बच गया और तलवार की लहर की सफाई से बच गया। साथ ही उसके घाव भी तेजी से ठीक होने लगे और हुआंग दाओ का कानून अद्भुत गति से सामने आया। ये तलवार की भावना है। पानी और आग के सम्राट ने इस तलवार की भावना को लगभग तुरंत ही पहचान लिया। जब ये जिवेन ने कई सम्राट स्तर के प्राणियों और सम्राटों को मारने के लिए अपनी महान शक्ति का उपयोग किया, तो उसने इस तलवार की भावना पर भरोसा किया, जो तलवार की आत्मा की तरह एक नाक नरक में बदल गई थी। सम्राट वह बहुत खुश था। इस समय तू जिवेन की उपस्थिति निस्संदेह उसके लिए एक निराशाजनक आशा थी। कौन, यान शैतान सम्राट ने तलवार की दिशा की ओर देखा। जल और अग्नि सम्राट दाओयू, ऐसा लगता है कि आपको कुछ परेशानी है। ये जिवेन की आकृति धीरे धीरे उभरी, उसके चेहरे पर कुछ हद तक उदासीन मुस्कान थी। अभी अभी तुमने मुझ पर हमला किया। यान शैतान सम्राट ने ये जिवेन को उदासीनता से देखा। उस पर एक परम सांस टूट पड़ी। ये चरम श्वास उदात्तीकरणात्मक थी और सर्वोच्च सम्राट की शक्ति थी। उसने अपने सामने वाले आदमी के आतंक को महसूस किया था। यदि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं किया तो वह इससे निपटने में सक्षम नहीं हो सकेगा। यान शैतान सम्राट स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि ये जिवेन के शरीर में थोड़ा सा आतंक था, जिससे लोगों को बहुत खतरनाक एहसास हो रहा था। तो क्या हुआ? ये जिवेन के चेहरे पर कुछ हद तक उदासीन मुस्कान थी। ये यान शैतान सम्राट है। मुझे इस प्राणी को यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। क्या ये सुदूर पश्चिम के आउटलैंड में नहीं होना चाहिए? सृष्टि के देवता में उल्लिखित आउटलैंड बहुत व्यापक है और तूफान समुद्री क्षेत्र इसका केवल एक हिस्सा है। तूफान समुद्री क्षेत्र के अलावा एक अत्यंत विशाल आउटलैंड भी है। यान शैतान केवल सुदूर पश्चिम में एक भयानक प्राणी है। यान शैतान का सबसे अच्छा हिस्सा भी टूट सकता है और राजा स्तर का प्राणी बन सकता है। यहाँ तक कि कई आउटलैंड प्राणियों में भी जो जाति सम्राट स्तर के प्राणियों को जन्म दे सकती है, वह आउटलैंड प्राणियों में शाही परिवार है। केवल पूर्वी तूफान के पानी में ये दौड़ बहुत दुर्लभ है, यहाँ तक कि सम्राट भी। आउटलैंड प्राणियों के बीच सम्राट के अस्तित्व के कारण, हालांकि वे सम्राट के प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं, वे ज्यादातर अपने जातीय समूहों में बंधे होते हैं और आसानी से नहीं निकलेंगे। हजारों मील दूर तूफान समुद्र में आने की बात तो दूर की बात है। यान शैतान सम्राट की सांसें लगातार बढ़ती जा रही थी। उसके चारों ओर एवेन्यू का एक पैटर्न बन गया। स्वर्ग और पृथ्वी उनके चरणों में ज्वाला विशेषता के एक पैटर्न के रूप में विकसित हुए। उसकी सांसें पहली बार चरम पर चढ़ी। जल और अग्नि के सम्राट के साथ व्यवहार करते समय भी ऐसा नहीं है। वह जानता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से जल और अग्नि के सम्राट से भिन्न था। ये वही सांस थी जिसे पांचवें क्षेत्र में महसूस किया जा सकता था। अंतहीन लौ तुरंत आग के समुद्र में बदल गई और सभी दिशाओं में फैल गई। तभी गहराई की एक सांस फैल रही थी और दुनिया को हिला रही थी। यान शैतान सम्राट के हाथ पर अचानक एक लंबी लौ वाला चाकू दिखाई दिया। लंबी लौ वाला चाकू आश्चर्यजनक गति से ये जिवेन की दिशा में गिरा। यान शैतान सम्राट ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस समय वह तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। सम्राट स्तर के जीव और सम्राट ही भाग्य के शत्रु होते हैं। एक बार जब वे मिलते हैं तो उन्हें मौत से लड़ना पड़ता है। ये दो जातीय समूहों और दो सभ्यताओं की निरंतरता है। अब जाहिर है तुम जिवेन उसे कभी भी आसानी से जाने नहीं दोगे। लेकिन बस इतना ही, ये जिवेन ने व्यंग्य किया। उसके शरीर पर गदाई की सांस फैल रही थी। उनका बायां हाथ आकाश में बदलने वाली सील में बदल गया। सम्राट वू की सील घूम गई और उनका दाहिना हाथ पूरी तरह से 6 पुनर्जन्म मुक्केबाजी, एक मुट्ठी और एक सील में बदल गया, जिसने दुनिया को चौंका दिया। सीधे आंच और लंबे चाकू की ओर। ये दो अलग अलग मार्शल आर्ट है। जिस किसी के पास इनमें से एक भी हो, वह दुनिया भर में दौड़ लगाने के लिए पर्याप्त है। उसके पास दो अद्वितीय कौशल भी है और वह दो अद्वितीय कौशलों को पूरी तरह से एकीकृत करता है। ये जिवेन पर भयानक सांसें चली और उसके बाल हवा में उड़ गए। बूम! ये जिवेन की मुट्ठी लंबे लौ वाले चाकू से टकरा गई और अचानक पृथ्वी टूट गई और दुनिया हिंसक रूप से हिल गई। क्या मेरे लौ चाकू को अपने नंगे हाथों से ले लो? यान शैतान सम्राट चौंक गया। लौ चाकू को परिष्कृत करने के लिए उसे नहीं पता था कि आखिरकार इसे पूरा करने से पहले उसे पृथ्वी की कई नसों को निगलने में कितने साल लग गए। यद्यपि वे अजेयतावादी उपकरण नहीं हैं, क्योंकि सम्राट स्तर के प्राणियों के पास भी अपने स्वयं के साधन होते हैं।
वे ताओवादी उपकरण बनाने के लिए सम्राट की तरह कानून को जादुई उपकरणों में संक्षिप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे कानून का अभ्यास नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने प्राकृतिक जादू के आधार पर अपने स्वयं के जादुई उपकरणों को परिष्कृत कर सकते हैं। इन जादुई उपकरणों की शक्ति ताओ उपकरणों से कम तक नहीं है, और कुछ तो सामान्य ताओ उपकरणों से भी आगे निकल जाते हैं। ऐसी कई विधियां हैं, जिनमें से कई को अपने स्वयं के शरीर के साथ ताओ उपकरणों में भी परिष्कृत किया गया है। इसलिए वह अपने लौ चाकू की भयानक शक्ति के बारे में भी बहुत स्पष्ट था। हालांकि उसके चाकू को उसके सामने वाले व्यक्ति ने रोक दिया था। ये कौन सा मांस है? यान शैतान सम्राट लगभग मौत से डर गया था। उसकी लौ चाकू उसकी मुट्ठी पर कट गई थी। इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। ये केवल एक सफेद निशान ही काट सका। यहाँ तक कि अग्नि का नियम भी, जिस पर उसे गर्व था, उसके शरीर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। अभी चौंकना जल्दबाजी होगी। ये जिवेन ने एक लंबी दहाड़ दी, जो तेज और दबंग थी। उसके पूरे सिर पर काले बाल उड़ रहे थे। उसके बाईं ओर सम्राट वू की मुहर फिसलकर वहीं गिर गई। फैंटियन सील पर अनंत कानून एक ईश्वर श्रृंखला में बदल जाता है और सभी दिशाओं में फैल जाता है। प्रत्येक देव श्रृंखला सीधे शून्य में प्रविष्ट होती है। ऐसा लगता है कि स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति इस समय पूरी तरह से उलट गई है और ईश्वर श्रृंखला के साथ फैंटियन सील की मुहर में एकीकृत हो गई है। हर बार जब आकाश में परिवर्तन वाली सील गिरती है तो दुनिया 1 इंच ढह जाती है। ये पूरी तरह से गिरता है और सीधे सब कुछ तोड़ देता है। इस ताकत के सामने कानून भी नहीं बच पाता और पूरी तरह धराशायी हो जाता है। ये कौन सी ताकत है? पानी और आग का सम्राट लगभग पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि उसने पाया कि ये जिवेन मजबूत हो गए हैं। हालांकि वह 5वें क्षेत्र की सीमा को नहीं तोड़ सका। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह नहीं जानता था कि जब ये जिवेन ने उन्हें पहले बचाया था तो वह उससे कितना अधिक मजबूत था। कितना समय है? ये कैसे हो सकता है? वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? पानी और आग का सम्राट भी ये जिवेन की प्रगति से हैरान था। वह प्रगति की गति से भी हैरान था, क्योंकि इस समय उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि जब वह पहली बार ये जिवेन से मिला था तो वह इतना मजबूत नहीं लग रहा था, और आगे बढ़ने की प्रक्रिया में ये जिवेन की खेती आगे बढ़ गई है और अब वह और भी आगे बढ़ गया है। 5वें क्षेत्र की आरंभिक साधना से लेकर 5वें क्षेत्र के शिखर तक जब उन्हें वास्तविक स्थिति का पता चला तो वे दंग रह गए। 4थे क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह साधना के इस चरण तक पहुंचे। उन्होंने कितना समय बिताया ये तो वो ही जानते हैं। ये जिवेन ने 5वें क्षेत्र की प्रारंभिक खेती से लेकर 5वें क्षेत्र के शिखर तक काफी समय बिताया। इसी समय अचानक उसके मन से एक अद्भुत अनुमान निकला। यदि यह सामने वाले व्यक्ति की सीमा नहीं होती तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां अविश्वसनीय होती। दूसरी ओर यान शैतान सम्राट के पास इतने सारे विचार नहीं थे, क्योंकि उस समय जब उसकी लौ चाकू अवरुद्ध हो गई थी, ये जिवेन की आकाश मोड़ सील सीधे गिर गई थी। टकराना। उसके शरीर पर अग्नि के नियम से संघनित कवच ये जिवेन की सम्राट वू की मुहर का विरोध नहीं कर सका और मौके पर ही ढह गया। टकराना। उसका शरीर फिर से उड़ गया और उसके शरीर का लगभग आधा हिस्सा ये जिवेन ने उड़ा दिया। धिक्कार है, यह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? यान शैतान सम्राट के शरीर से मैग्मा फूट पड़ा। उनका पूरा शरीर मैग्मा से बना था, जो अनगिनत ज्वाला कानूनों का संघनन था। बूम! यान शैतान सम्राट धरती से टकराया और लगभग पूरी धरती में एक बड़ी दरार पड़ गई। पूरी दरार जल्द ही मैग्मा पूल में बदल गई और वह भी उसमें छिप गया। पूरी पृथ्वी हिल रही थी और यान दानव सम्राट की लामबंदी के तहत अनगिनत पृथ्वी की नसें धीरे धीरे पृथ्वी की गहराई से उभरी। यान शैतान सम्राट पूरे वातावरण को अपनी लड़ाई के लिए सबसे उपयुक्त बनाना चाहता है। साथ ही वह इन पृथ्वी शिराओं की शक्ति को भी अवशोषित कर रहा है और थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो रहा है। वुडी डाउयू, सावधान रहें। इस समय जल और अग्नि के सम्राट ने तुरंत उसे याद दिलाया। चिंता मत करो, वह आसमान नहीं घुमा सकता। ये जिवेन ठंडे स्वर में मुस्कुराए। उसे यान शैतान सम्राट की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ये जिवेन ने बाहर कदम रखा। उसका पूरा शरीर भयानक क्यूई से बढ़ रहा था और युद्ध क्यूई युगों तक फैल गया। उसका शरीर समय की लंबी नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला हुआ प्रतीत हो रहा था। उनका शरीर प्रकाश और रंग के साथ बह रहा है, सर्वोच्च शक्ति की सांस उत्सर्जित कर रहा है। जैसा कि पानी और आग के सम्राट ने पहले अनुमान लगाया था, ये जिवेन 5वें क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया है और वास्तव में इस क्षेत्र में अजेय है। यहाँ तक कि अगर वह 6ठे क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ से मिलता है तो वह निश्चित रूप से पीछे हट जाएगा। 5वें क्षेत्र के अस्तित्व की तो बात ही छोड़ दीजिए। बस अंदर घुस गया और पूरी तरह से शक्ति को समझ नहीं पाया। कोई बस दरवाजे पर आया और मर गया।
वापस आना। अंतहीन मैग्मा पूल में मैग्मा से विकसित एक बड़े हाथ ने इसे शून्य से पकड़ लिया और सीधे ये ज़िवेन की दिशा में पकड़ लिया। ये ज़िवेन को बिल्कुल भी डर नहीं था। वह सीधे बाहर निकला और उसके पैरों के नीचे अंतहीन सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने इस बड़े हाथ को एक पैर से वहीं कुचल दिया। वह शून्य में चला गया। हर कदम के साथ उसकी ताकत एक एक अंक बढ़ती गई, मानो कोई अंत ही न हो। वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चलने वाला सर्वोच्च राक्षस देवता था। केवल इस हद तक, लेकिन ये बेकार है। ये ज़िवेन के कदम धीमे और तेज लग रहे थे। लगभग एक क्षण में वह मैग्मा पूल के शीर्ष पर आ गया था। उनके पूरे शरीर ने एक पल में अंतहीन नानमिंग लिहुओं को उगल दिया, जिससे आग का एक क्षेत्र बन गया। मैग्मा बहुत गर्म था, लेकिन जब नानमिंग ने आग छोड़ी तो ये तुरंत वाष्पित हो गया। ये ज़िवेन के नियंत्रण में नानमिंग की अंतहीन आग चरम पर पहुंच गई है। भले ही फैंगजू जीवित है, यह उसी के बारे में है। बस कुछ ही समय में मैग्मा पूल, जो मूल रूप से हजारों मील तक फैला हुआ था, ये ज़िवेन द्वारा वाष्पित हो गया है। ये ज़िवेन को चोट नहीं पहुंचा सकता या यान शैतान सम्राट को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। निश्चित रूप से तो ज़िवेन ने तुरंत मैग्मा पूल के केंद्र में यान शैतान सम्राट को देखा। दहाड़, मर जाओ। यान शैतान सम्राट दहाड़ उठा। उसने अपना मुंह खोला और अंतहीन आग उगल दी, एक भयानक हमला किया और ये ज़िवेन को मार डाला। टकराना। ये ज़िवेन ने बस अपना हाथ लहराया और इस भयानक हमले को एक पल में चकनाचूर कर दिया, जिससे वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो सका। पांचवें क्षेत्र के शिखर में प्रवेश करने के बाद तो ज़िवेन की ताकत ने लगभग एक आवश्यक छलांग लगाई है। वह इतना ताकतवर है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यान शैतान सम्राट, जो पांचवा क्षेत्र भी है, ये ज़िवेन के हाथ में बस कमजोर है, जो पहले 9 बदले हुए देवताओं सम्राट के प्रदर्शन जितना अच्छा नहीं है। सब खत्म हो गया। ये ज़िवेन ठंडी लग रही थी। उसके सिर पर सम्राट वू की मुहर फिसल कर मुड़ गई। वह बड़ा और बड़ा होता गया और अंततः एक पल में गिर गया। बूम! सम्राट वू की मुहर गिर गई और एक मशरूम बादल धीरे धीरे ऊपर उठा। सम्राट वू की मुहर के नीचे यान शैतान सम्राट का शरीर पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया था और वह मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो गया था। गर्जन। यान शैतान सम्राट का सिर गर्जना करते हुए बाहर शून्य में उड़ गया। लेकिन तुम ज़िवेन उसे यह अवसर बिल्कुल नहीं दोगे। जब वह बाहर निकला तो उसकी सांसें और भी भयानक हो गईं। उसके शरीर का रोम रोम आत्ताई ताकतें उगल रहा था और उमड़ता खून धरती को कंपा रहा था। ये ज़िवेन की ताकत ने पास के स्वर्ग और पृथ्वी को एक मृत भूमि में बदल दिया और पैन तियांगोग में कोई भी प्राणी पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सम्राट स्तर के युद्ध में सामान्य जैविक हस्तक्षेप द्वारा भाग नहीं लिया जाता। ब्रश। ये ज़िवेन ने उसके हाथ में तलवार से नाक काट दी। अभी अभी पुनर्गठित यान शैतान सम्राट का मांस इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और फिर से फट गया। ये ज़िवेन एक रोबोट की तरह है, जो लगातार मशीनी तरीके से काट रहा है। प्रत्येक झटका स्वर्ग और पृथ्वी को टुकड़ों में काट सकता है और अब वे सभी यान शैतान सम्राट पर गिरेंगे। राव शिया की पुनर्जनन क्षमता बेकार है। उसका खून मैग्मा है, जो सीधे फूट पड़ता है। प्रत्येक बूंद एक विशाल ज्वालामुखी में बदल जाएगी, जिसमें अविश्वसनीय शक्ति समाहित है। ये सम्राट स्तर के प्राणियों की भयानक शक्ति है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। लेकिन फिर भी, ये ज़िवेन के हमले के तहत, उसका शक्तिशाली शरीर अभी भी ये ज़िवेन द्वारा टूटा और छेदा गया था। भले ही उसका युवा नशिन गहराई से छिपा हुआ था और स्वर्ग के रास्ते से मेल खाता था, वह इस स्तर के हमले के तहत बेकार था। अंत में, जब वह भाग गया, तो ये ज़िवेन ने उसे काट दिया और विस्फोट कर दिया। अंतिम परिवर्तन की प्रतीक्षा में, मांस को ये ज़िवेन ने जेब में रख लिया था। एक और को मार डालो। जल और अग्नि के सम्राट के चेहरे पर सुन्नता का भाव था। सम्राट की मृत्यु का साक्षी बनना एक महान घटना होनी चाहिए थी। लेकिन अब कुछ समय तक ये ज़िवेन के साथ घुलने मिलने के बाद उसे अचानक ऐसी अनुभूति हुई। ऐसा लगता है कि सम्राट महान नहीं है। जहां तक वह जानता है, ये ज़िवेन के हाथों मारा गया सम्राट स्तर का मास्टर दुनिया को स्तब्ध करने के लिए काफी है। एक सम्राट स्तर के गुरु को विकसित करने में बहुत कम समय लगता है, जिसे ये ज़िवेन ने सैकड़ों, हजारों या लाखों वर्षों से मार डाला है। अभी के सबसे खतरनाक समय में भी उसने नहीं सोचा था कि उसकी जान खतरे में होगी। हालांकि यान शैतान सम्राट ये ज़िवेन के हाथ में कई गोलियां नहीं रख सका और मर गया। वह और अधिक मजबूत हो गया, यहाँ तक कि उन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि इस प्रवृत्ति के अनुसार ये ज़िवेन के लिए छठे क्षेत्र में प्रवेश करना केवल समय की बात है।
पांचवें क्षेत्र की तुलना में छठा क्षेत्र एक नया क्षेत्र है जो एक नए क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ये पहले से ही सम्राट के मध्यकाल का चरम है। इसके अलावा यह एक विशालकाय व्यक्ति है जिसके पास सृजन राजवंश के देवता में महान प्रवचन शक्ति है और कोई भी इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करता है। स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ तक कि सम्राट भी हर कोई उस कदम पर कदम नहीं रख सकता। हालांकि सम्राट क्षेत्र का प्रचार समय पर निर्भर करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि समय पर भरोसा करना उपयोगी है। बहुत से लोग अनगिनत वर्षों के बाद सम्राट क्षेत्र के पहले क्षेत्र में लौटते हैं। ऐसी चीजें बहुत अधिक हैं और असामान्य नहीं है। इस वजह से ये शिवेन की तेजी से पदोन्नति उसे इतना बड़ा झटका देगी। इस बार सम्राट हु के ताओवादी दोस्तों की मदद के लिए धन्यवाद। पानी और आग के सम्राट की नजर अजीब थी। ये कुछ ही समय था कि उसे येजिवेन द्वारा 2 बार बचाया गया था। यह उचित अर्थ है। जल और अग्नि के सम्राट के मित्रों को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। येजिवेन ने कहा कि यद्यपि वह जल और अग्नि के पवित्र सम्राट को जानता था, लेकिन यह आवश्यक नहीं था कि वह ऐसा करेगा। यदि दूसरा पक्ष आउटलैंड में एक प्राणी नहीं होता, यदि वह सृष्टि के देवता में एक सम्राट होता, तो येजिवेन ऐसा नहीं करते। सृजन और बाह्यभूमि के देवता लंबे समय से लड़ते रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या करता है, वह राजनीतिक रूप से सही है। हालांकि यदि वह सृष्टि के ईश्वर की अन्य शक्तियों के बीच विवादों में शामिल है, तो उसे इसके बारे में सोचने की जरूरत है। हालांकि येजिवेन मुसीबत से नहीं डरता, लेकिन यह विचार करने योग्य है कि क्या वह अन्य लोगों के मामलों में शामिल है। आखिरकार जल और अग्नि के सम्राट के साथ उनकी दोस्ती उस स्तर तक नहीं पहुंची है। लेकिन मुझे भी आपसे एक सवाल पूछना है। इससे पहले यान दानव सम्राट ने समय के टुकड़ों के लिए दाव का पीछा किया था। येजिवेन ने पूछा। ये सच है। ये समय का एक टुकड़ा है। पानी और आग के सम्राट का छिपाने का कोई इरादा नहीं था और उसने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। इस बार के टुकड़े के लिए उसका यहाँ पूरे रास्ते पीछा किया गया। यदि वह येजिवेन से नहीं मिला होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। मुझे नहीं पता कि दूर जाने में कितना खर्च आएगा। येजिवेन को अचानक अपने सामने एक रोशनी दिखाई दी। उसे याद आया कि उसने सही सुना था। ये सचमुच समय का एक टुकड़ा था। यदि अन्य चीजें उसे बाहर नहीं ले जा सकी, लेकिन समय के टुकड़े अलग अलग होते हैं, क्योंकि समय के लबादे को दुरुस्त करने के लिए वह यही तलाश कर रहा है। समय का वस्त्र आक्रमण और बचाव में अद्वितीय है, लेकिन इसी तरह सामग्री को ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है समय का टुकड़ा। येजिवेन ने इसे कई वर्षों से न तो पाया है और न ही वास्तव में देखा है। अब समय के टुकड़ों की खबर आ रही है। वह कैसे उत्साहित न हो, मुझे नहीं पता। मैं आपसे ये पूछने का साहस कर सकता हूँ कि आपको समय का ये टुकड़ा कहाँ मिला? येजिवेन ने पूछा। ताओवादी मित्र अभी तक नहीं जानते। पानी और आग का सम्राट येजिवेन को अप्रत्याशित रूप से देखने से खुद को नहीं रोक सका और फिर प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैं समझ गया। ताओवादी मित्रों को इस समय के दौरान बंद कर देना चाहिए ताकि वे खिड़की के बाहर की बातें न सुने। अन्यथा मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि ताओवादी मित्रों को भी पता होना चाहिए। फिर मैं एक सांप का चित्र बनाऊंगा और पैर जोड़ दूंगा और कहो कि ताओवादी मित्रों की बात सुनो। पानी और आग के सम्राट ने इस सब के बारे में बात की और येजिवेन को पता था कि कुछ वर्षों के लिए बंद किए गए स्वर्गीय महल में कुछ ही समय में एक और बड़ी घटना घटी थी। ये वे लोग थे जो पेंटियन महल की गहराइयों का पता लगाने के लिए पूरे रास्ते गए थे। उन्हें टाइम वैली नाम की एक जगह मिली। इस स्थान पर समय के टुकड़े थे जिन्होंने कई सम्राटों और शाही प्राणियों का ध्यान आकर्षित किया। समय का नियम स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे रहस्यमय और समझ से परे कानूनों में से एक है। आमतौर पर लोग इसे केवल हवा से ही समझ सकते हैं और दक्षता बहुत सीमित है। हालांकि यदि समय के टुकड़े प्राप्त किए जा सके तो गति पूरी तरह से अलग होगी। समय का स्वामी समय के नियम के साथ सम्राट बनने में सक्षम था, जिसका समय के नियम के टुकड़े से भी काफी संबंध था। बाद में येजिवेन ने शैतान के पंख को अंतरिक्ष के पंख से अच्छे समय के पंख तक लाने का अवसर लिया। यदि समय के टुकड़ों से परिष्कृत कोई समय वस्त्र नहीं है, तो येजिवेन के लिए ये कदम उठाना असंभव है। ये कल्पना की जा सकती है कि असंख्य लालसाएं उत्पन्न हो गई हैं। हालांकि इस समय घाटी में समय के कई टुकड़े हैं। ये सर्वविदित है कि उपदेशित देवताओं पर समय का प्रभाव नहीं रहता। उन्होंने समय की लंबी नदी को पार कर लिया है, जीवन और मृत्यु से छुटकारा पा लिया है और स्वर्ग और पृथ्वी के साथ रहने लगे हैं। हालांकि इनमें से कुछ समय के टुकड़े भयानक हैं और सम्राट को भी प्रभावित कर सकते हैं। यद्यपि सम्राट स्तर के जीव शक्तिशाली होते हैं, वे मरने तक सबसे शक्तिशाली राज्य बनाए रख सकते हैं,
लेकिन फिर भी वे समय के कानून के टुकड़ों द्वारा मृत हड्डियों के ढेर में बदल दिए जाते हैं। एक सम्राट ऐसा भी था जिसके दुर्घटनावश टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उसकी बुरी तरह मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि समय के नियम के अनुसार कई शक्तिशाली प्राचीन भयंकर जानवर भी पैदा हुए हैं, जो बेहद खतरनाक हैं। समय का टुकड़ा पाना आसान नहीं है। इस वजह से पानी और आग का सम्राट तब तक नहीं मरेगा जब तक उसे समय का ये टुकड़ा नहीं मिल जाता। वह हार मानने को तैयार नहीं है और इसके बजाय प्रथम विश्व युद्ध को चुनेगा। समय और स्थान ब्रह्मांड है और बाकी सब कुछ ब्रह्मांड में ही है। समय के नियम से कई अन्य नियम निकाले जा सकते हैं। समय के इस नियम पर भरोसा करते हुए पांचवें क्षेत्र में प्रवेश करने की उनकी संभावना निस्संदेह काफी बेहतर हो गई है। एक शब्द में बस इतना ही, मेरे समय का टुकड़ा समय घाटी में पाया गया था। ताओवादी दोस्तों की ताकत से समय के टुकड़े को जब्त करना कोई समस्या नहीं है। जल और अग्नि का सम्राट थोड़ा सावधान था। उसे डर था कि ये ज़िवेन अचानक अपना चेहरा बदल लेगी। उनके बीच के रिश्ते से सामान्य रिश्ता नहीं होगा। हालांकि जब समय के टुकड़ों जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के देवताओं की बात आती है तो ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। हालांकि जल और अग्नि सम्राट बहुत अच्छी तरह से छिप गए, फिर भी ये ज़िवेन ने इसे देखा और परवाह नहीं की। आखिरकार यदि उन्होंने पहले 2 बार जल और अग्नि सम्राट को नहीं बचाया होता तो वे केवल संयोग से ही मिल सकते थे और उस पर अविश्वास करना सामान्य है। समय का नियम, ये ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या आपने अभी कहा कि एक राजा स्तर का प्राणी समय के नियम की कार्रवाई के तहत सीधे मृत हड्डी में बदल गया? ठीक है, हाँ, ये बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं समय के नियम के उन बड़े टुकड़ों को छूने की हिम्मत नहीं करता। मेरे हाथ में ये समय घाटी में एक भयंकर जानवर को मारकर प्राप्त किया गया था, जल और अग्नि के सम्राट ने कहा। दूसरे शब्दों में, समय के टुकड़े सम्राट के आसपास के समय को भी प्रभावित कर सकते हैं, है ना? ये ज़िवेन ने अपने होंठ भींचे और कहा। अचानक उसे एक पागलपन भरा विचार सूझा। समय के टुकड़ों में आप अपनी खेती को गति भी दे सकते हैं। क्या? पानी और आग के सम्राट ने अपनी आंखें चौड़ी की और ये ज़िवेन को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये शीवेन फिर से इतना पागल सोचेगी। मजाक मत करो, सम्राट वू के ताओवादी मित्र। शायद तुमने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं किया है, इसलिए मुझे नहीं पता। हालांकि समय का प्रवाह हमारे सम्राट के लिए कोई मायने नहीं रखता। यह एक सम्राट स्तर के प्राणी की तरह नहीं है जो ऐसा कर सकता है पल भर में मृत हड्डियों में बदल जाते हैं, लेकिन समय का नियम बहुत विनाशकारी है। यह कोई मजाक नहीं है। पानी और आग के सम्राट को अभी भी ये ज़िवेन को याद दिलाना जरूरी लगा। यह विचार तो बहुत अच्छा था, परंतु वास्तव में तथ्य बहुत क्रूर थे। ऐसे नतीजे के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। परिणाम ये हुआ कि वह समय के नियम से कट गया और सम्राट की बुरी तरह मृत्यु हो गई। वे समय के टुकड़े बहुत सघन और भयानक हैं। सम्राट के लिए भी समय का नियम अभी भी रहस्यमय, अदृश्य और अछूता है। अन्य कानूनों के विपरीत, सम्राट अपनी आंखें खोलता है और इन कानूनों के संचालन को नंगी आंखों से भी देख सकता है। समय के नियम के लिए सम्राट अन्य कानूनों के संचालन के माध्यम से ही समय के सभी प्रकार के कानूनों का अनुमान लगा सकता है। यदि समय के नियम को मूर्त रूप दिया जाए तो शक्ति अकल्पनीय होगी। केवल सत्य को समझना ठीक हो सकता है, लेकिन यदि आप समय के टुकड़ों में अभ्यास करना चाहते हैं तो यह निस्संदेह स्वयं मृत्यु की तलाश का एक कार्य है। ये ज़िवेन मुस्कुराए और कुछ भी नहीं बताया। वह करने में सक्षम नहीं हो सकता जो दूसरे नहीं कर सकते। सबसे खास बात यह है कि उनके पास समय का चोला है, जो उनकी सबसे बड़ी निर्भरता है। हालांकि समय का वस्त्र टूट गया है, फिर भी इसमें अविश्वसनीय शक्ति है। निस्संदेह आप देख सकते हैं कि जल और अग्नि का सम्राट कितना प्रतिभाशाली है। ये ज़िवेन ने उसकी बातें नहीं सुनी। उसे अब भी लगा कि बूढ़े व्यक्ति की बातें न सुनकर वह पैसे खो रहा है, लेकिन फिर उसने ये ज़िवेन की भयानक पदोन्नति गति के बारे में सोचा। हो सकता है कि इस आदमी के पास वास्तव में कौशल और साधन हो जो दूसरों को नहीं पता हो, अन्यथा वह इतना आश्वस्त होने का साहस नहीं कर पाता। तो फिर मैं पहले निकलूंगा। मैं देखने के लिए टाइम वैली जाऊंगा। ये ज़िवेन ने स्पष्ट रूप से कहा कि छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। जल और अग्नि के सम्राट से समय घाटी का स्थान पूछने के बाद ये ज़िवेन तुरंत सुनहरी रोशनी से बाहर निकले और समय घाटी की दिशा में उड़ गए। जल और अग्नि का सम्राट भी शीघ्र ही यहाँ से चला गया। इस बार उन्हें यहाँ समय का एक छोटा टुकड़ा मिला जो उनके लिए एक दुर्लभ फसल थी। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ टाइम वैली पेंटियांगोग में गहरा एक विशेष क्षेत्र, हालांकि इसे एक घाटी कहा जाता है,
ये वास्तव में एक विशाल बेसिन है। ये घाटी कैसे बनी इसका अध्ययन किसी ने नहीं किया और न ही कोई इसकी सुध लेने को तैयार है। इसमें समय समय पर शक्तिशाली सम्राट उड़ान भरते रहते हैं। पूरा इलाका धूसर है, यहाँ तक कि सम्राट की आंखों से भी इस क्षेत्र की स्थिति को वास्तव में देखने का कोई तरीका नहीं है। एक सुनहरी रोशनी चमकी और ये जीवेन की आकृति धीरे धीरे उसमें से उभरी। जैसे ही वह समय घाटी के किनारे पर आया तो जीवेन को एक अत्यंत भारी भावना और एक अत्यंत असंगठित भावना महसूस हुई। जहां तक उसकी नजर जा सकी उसे बिल्कुल अलग समय और वेग वाले कई क्षेत्र मिले। सामान्य स्थानों में तो यह निस्संदेह असंभव है, परंतु यहाँ यह उसी समय प्रकट होता है। कुछ आज की समय प्रवाह दर से सैकड़ों गुना तेज है, जबकि अन्य आज की प्रवाह दर से दर्जनों गुना धीमी है। यहाँ तक कि ये शिवेन भी कई चरम अर्थ सम्राटों को अपने बीच संघर्ष करते हुए देख सकते हैं। वे बाहरी दुनिया की तुलना में दर्जनों गुना तेजी से क्षेत्रों में घोंघे की तरह धीमी गति से चलते हैं। ये जीवेन देख सकते हैं कि हर अजीब समय वेग के मूल में विभिन्न आकारों के समय कानून का एक टुकड़ा होता है। ये समय के नियम के ये टुकड़े हैं जो यहाँ अलग अलग समय प्रवाह दरों को जन्म देते हैं, तेज और धीमी, पूरी तरह से अलग। ये जीवेन ने तुरंत सीधे उड़ान भरी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास का समय धीमा हो गया है और उसकी कार्रवाई दर्जनों गुना धीमी हो गई है, बिल्कुल चरम अर्थ सम्राटों की तरह जो उसने पहले देखे थे। लेकिन उसकी गति ही डाइनहाउ से तेज है। भले ही इसे दर्जनों बार धीमा किया जाए, फिर भी यह बिजली की चमक जितनी तेज है। अचानक पूरी दुनिया जोर जोर से हिलने लगी। एक पंजा जिसने आकाश को अवरुद्ध कर दिया और सूर्य शून्य से सीधे फैल गया और यहाँ तक कि इस टुकड़े के समय क्षेत्र को भी तोड़ दिया, जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तभी एक विशाल भयंकर जानवर ने अपना सिर बाहर निकाला। भयंकर जानवर का पारदर्शी रंग केवल शून्य में उसके अस्तित्व को स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसके सभी तराजू समय की शक्ति से सघन हो गए। ये कहा जा सकता है कि वह स्वयं समय की शक्ति का अवतार है। ये समय का जानवर है। ये जीवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अचानक याद आया कि यह वही समय का जानवर था जिसका उल्लेख पानी और आग के सम्राट ने किया था। ऐसा लग रहा था कि इसका जन्म समय की शक्ति से हुआ है। ये समय के जानवर समय की शक्ति का पालन करके पैदा हुए थे, इसलिए वे इन समय के टुकड़ों से प्रभावित नहीं होंगे। वे लगभग तुरंत ही मारे गए हैं और गति चरम सीमा तक तेज है। ये जीवेन ने उसकी ओर देखा नहीं, बल्कि उसे बड़े हाथ से पकड़ लिया। वह पल भर में और भी बड़ा हो गया, हवा में उठता हुआ पहाड़ की तरह। टकराना। इस बार के जानवर के हमले को ये जीवेन ने एक पल में ही तोड़ दिया और फिर इस बार जानवर को ये जीवेन ने पकड़ लिया। गर्जन। इस बार जानवर दहाड़ता रहा और संघर्ष करता रहा। ये जीवेन के हाथों से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये बेकार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह समय की शक्ति को कैसे विकसित करता है। ये जीवेन की नजर में ये बेकार है। समय की ताकत के बारे में ये जीवेन की समझ चरम स्तर पर पहुंच गई है। उनकी राय में संघर्ष और विकास का ये स्तर सिर्फ बाल चिकित्सा है। ये जीवेन ने समय के नियम का बहुत अध्ययन किया है, लेकिन वह अभी भी समय के टुकड़ों को स्वयं संक्षेपित करने में सक्षम होने से बहुत दूर है, इसलिए वह समय के टुकड़े प्राप्त करना चाहता है। उस समय के लबादे की मरम्मत की प्रक्रिया में समय के नियम की उसकी समझ भी तेजी से प्रगति करेगी। शायद हम एक ही झटके में छठी सीमा पार कर सकते हैं। टकराना। ये जीवेन के हाथ में इस बार जानवर थोड़ा सा भी पकड़ नहीं सका, इसलिए इसे सीधे कुचल दिया गया और विस्फोट हो गया, पूरी तरह से समय की अनगिनत शुद्ध शक्ति में बदल गया। दुर्भाग्य से, हालांकि यह समय की शक्ति है, फिर भी ये बहुत निम्न स्तर का है और शरीर में समय का कोई टुकड़ा नहीं है। ये शिवेन जो समय चाहता है उसमें समय का कोई टुकड़ा नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसा कि जल और अग्नि के सम्राट ने पहले कहा था, केवल उन्हीं समय के जानवरों को जिन्हें सम्राट स्तर पर पदोन्नत किया गया है, उनके शरीर में समय के टुकड़े हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ समय के लिए यान्मो सम्राट सीधे पानी और आग सम्राट का पीछा कर सकता है और उसे कभी न मरने की स्थिति तक मार सकता है। इस समय घाटी में भी समय के टुकड़े ढूंढना वाकई मुश्किल है। ये जीवेन बिल्कुल नहीं रुकी। वो एक कदम आगे बढ़ा और सीधे समय की उथल पुथल के प्रभाव से बाहर निकल गया। उस पर वक्त का लबादा उभरने लगा। समय के आवरण के उद्भव ने समय की शक्ति के प्रभाव को सीधे अलग कर दिया। समय की ये उथल पुथल उनके अस्तित्व पर जरा भी असर नहीं डाल सकी। वह आदमी कौन है? समय की शक्ति का उस पर कोई प्रभाव कैसे नहीं पड़ सकता? इस समय दूर स्थित कई शिखर संभावित सम्राटों ने एक दूसरे को देखा और उन्हें भूत देखने का एहसास हुआ। उन्होंने सम्राट को नहीं देखा था,
वे रास्ते से गुजरते हुए कई सम्राटों से भी मिले थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा सम्राट नहीं देखा था जो ये शिवेन की तरह निश्चिंत हो और समय के अशांत प्रवाह को सीधे तोड़ दे। बेहद भयानक इन चरम अर्थ सम्राटों के दिलों में अफसोस की हल्की सी भावना है। यदि वे अपनी ताकत से अशांत जल में मछली पकड़ने आते हैं तो उन्हें कोई बड़ी विरासत मिल सकती है और वे सम्राट के राज्य में भी कदम रख सकते हैं। हालांकि ये बहुत छोटा हो सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई नहीं जानता कि उनकी मृत्यु यहीं हुई। यहाँ तक कि सम्राट और शाही प्राणी भी मर जाएंगे। चरम अर्थ सम्राट की तो बात ही छोड़ दे। ये जीवेन ने समय घाटी की गहराई तक उड़ान भरी और रास्ते में कई समय के जानवरों का सामना किया, लेकिन ये समय के जानवर बिल्कुल भी उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। कई लोग ये जीवेन पर हमला करना चाहते थे, लेकिन वे बिल्कुल भी उसके विरोधी नहीं थे। उन सभी को ये जीवेन द्वारा कुचल कर मार डाला गया था और फिर समय की अंतहीन शक्ति को ये जीवेन द्वारा एकत्र, परिष्कृत और सीधे एकत्र किया गया था। समय के वस्त्र में टूटे हुए छेद की मरम्मत का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये कुछ न होने से बेहतर है। यह इतना कम कैसे हो सकता है? ये जीवेन ने दर्जनों समय के जानवरों को मार डाला, लेकिन वह बहुत संतुष्ट नहीं है। प्रत्येक समय के जानवर में समय की शक्ति बहुत कम होती है। वह कुछ समय के लिए पशु राजाओं को ढूंढना और उन्हें मारना चाहता है, तब स्थिति बिल्कुल अलग होगी। जल और अग्नि के सम्राट के अनुसार हर जगह समय होना चाहिए। तुम जीवेन को अब केवल कुछ दर्जन ही कैसे देखते हो? गर्जन। अचानक समय घाटी की गहराई से एक बेहद तेज गर्जना सुनाई दी। तेज गर्जना एक भयानक ध्वनि तरंग में बदल गई और पूरी घाटी में फैल गई। समय की शक्ति के आशीर्वाद से इसने बिजली की गति से पूरी समय घाटी को पूरी तरह से ढक दिया। ये जीवेन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। गर्जना और दहाड़ की इस लहर की शक्ति सचमुच अद्भुत थी। साधारण शिखर अर्थ सम्राट को मौके पर ही मारा जा सकता था। टकराना। ये जीवेन ने अपने सामने फैली ध्वनि तरंग को नीचे गिरा दिया और उसे वहीं तोड़ दिया, जिससे वह प्रभावित नहीं हो सका। लेकिन ये जीवेन के आसपास ये ध्वनि तरंग अभी भी बिजली की गति से सभी दिशाओं में फैल रही है। समय का जानवर राजा। ये जीवेन की आंखें तुरंत चमक उठी। समय जानवर सम्राट के अलावा इतना शक्तिशाली क्या हो सकता है? सामान्य समय के जानवर ऐसा नहीं कर सकते। ये सोचते हुए ये जीवेन बिना एक शब्द कहे तुरंत समय की घाटी की गहराई में उड़ गए। एक क्षण में वह समय की गहराइयों में पहुंच गया था। अचानक उसके सामने सैकड़ों मील दूर एक अत्यंत मनोरम दृश्य प्रकट हुआ। समय की सबसे गहरी घाटी के शीर्ष पर एक निश्चित शब्द चमक रहा था और आश्चर्यजनक कानूनों की रोशनी से जगमगाते हुए आकाश पर तैर रहा था। प्रतिबंध शब्द पूरी तरह से एक प्रतिबंध के रूप में विकसित हो गया है, जो संपूर्ण समय घाटी के मूल में पूरी तरह से बंद हो गया है। इस वर्जित शब्द के नीचे एक विशाल और अतुलनीय आकृति उभरती थी। ये बेहद भयानक आंकड़ा था। उनके शरीर ने समय घाटी के सबसे गहरे हिस्से पर कब्जा कर लिया था और उनके शरीर से निकलने वाली भयानक गंध भयावह थी। इस शब्द का निषेध एक पिंजरे की तरह है, जो इस बेहद भयानक आकृति को मजबूती से अपने अंदर बंद कर लेता है। वह स्वर्ग और पृथ्वी की शुरुआत में विशालकाय के समान अदम्य और विशाल है। इस आंकड़े के सामने हर कोई छछूंदर चींटी के बराबर छोटा है। वह विशाल पिंड स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा है, मानो वह स्वर्ग का खंभा हो, जो पहाड़ की तरह आकाश में ऊंचा हो। उसके चारों ओर विशाल निश्चित शब्द स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे बड़े पिंजरे की तरह चमक रहे थे। केवल एक वर्जित शब्द से इतने महान प्राणी को इसमें कैद किया जा सकता है। ये निषिद्ध शब्द मुहर के सार में गहराई से निहित है। यहाँ तक कि ये जीवेन द्वारा समझी गई मुहर भी स्पष्ट रूप से इससे बहुत दूर है। इस वर्जित शब्द पिंजरे के इर्द गिर्द कई युद्ध भयंकर रूप से चल रहे हैं और कई युद्ध क्षेत्र बन रहे हैं। ये जीवेन की आंखें अनायास ही घूम गईं और उसे तुरंत समझ में आ गया कि जब वह इतने अंदर आया तो वह समय के जानवर सम्राट से क्यों नहीं मिला। ये पता चला कि समय जानवर सम्राट यहाँ केंद्रित था। बड़े और छोटे, ये जीवेन ने वास्तव में 20 से अधिक समय के जानवरों को विभिन्न युद्ध क्षेत्रों में लड़ते हुए देखा, जो आक्रमणकारियों को मारने के लिए कई समय के जानवरों को आदेश दे रहे थे। प्रत्येक युद्ध क्षेत्र में आप सभी प्रकार के चरम अर्थ सम्राटों को लड़ते हुए देख सकते हैं। भले ही वे शिखर अर्थ सम्राट नहीं हैं, वे सुपर प्रतिभाएं हैं जो उच्चतर और उच्चतर लड़ाई कर सकते हैं, और उनकी युद्ध प्रभावशीलता शिखर अर्थ सम्राटों की तुलना में है। यहाँ तक कि ऐसे सम्राट भी हैं जो उन्हें परेशान करते हैं और शक्तिशाली समय के ऑक से लड़ते हैं। 1 दर्जन से अधिक टाइम ऑक हैं जो एक सरणी बनाते हैं और बीच में विशाल टाइम ऑक की रक्षा करते हैं। ऐसा लगता है कि सारी लड़ाइयाँ इतने बड़े समय के लिए हैं। जानवर राजा की तरह
भयानक गंध, भले ही कैद करने के लिए पिंजरे का शब्द हो, लेकिन थोड़ी सी गंध लीक हो गई, लोगों को चौंका देने के लिए काफी है। इस बार जानवर सम्राट के पास 9वें क्षेत्र की डिग्री हो सकती है। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। जब उन्हें ये महसूस हुआ तो वो भी हैरान रह गए। 9वें क्षेत्र में सम्राट स्तर का प्राणी, कितना भयानक अस्तित्व है। तूफानी समुद्र में ये स्वर्ग और पृथ्वी की हवा और बादल को हिलाने और आपके पैरों को थपथपाने के लिए पर्याप्त है। हवा और बादल के साथ पूरा तूफान क्षेत्र बदल जाएगा। वह वास्तव में एक बड़ा आदमी है, अगर 7वां क्षेत्र सिर्फ एक छोटा सा विशाल है। फिर 9वें क्षेत्र का अस्तित्व निस्संदेह दिग्गजों के बीच विशाल है। और इस बार समय के नियम के अनुसार पशु सम्राट का जन्म हुआ। वह समय की जादुई शक्ति और मजबूत युद्ध प्रभावशीलता के साथ पैदा हुआ था, जो उसी क्षेत्र में शीर्ष पर रैंक करने के लिए पर्याप्त था। ये ज़िवेन के अभ्यास के अनुसार ऐसे बहुत कम लोग हैं जो समय के नियम का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन वे सभी जो कुछ फर से संक्रमित हैं, वे एक ही क्षेत्र में शीर्ष पायदान की युद्ध प्रभावशीलता के अस्तित्व में हैं। समय के जानवर सम्राट के सुपर अस्तित्व का उल्लेख नहीं किया गया है। इन समय के पशु राजाओं का नेतृत्व स्पष्ट रूप से उस समय के पशु सम्राट के पूर्वज द्वारा किया जाता था, और इस समय जानवर सम्राट स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत है। समय के अलौकिक जादू से कभी कभी यह एक एक करके 2 या 3 सम्राटों के छापे को भी रोक सकता है। हालांकि ये ज़िवेन 50 या 60 से अधिक सम्राटों की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि इस समय टूटे हुए अधिकांश सम्राट यहाँ आ गए हो। हर जगह लड़ाई बहुत भयंकर है, लेकिन जीवन और मृत्यु के बीच वास्तविक लड़ाई अभी भी बहुत कम है, और अधिकांश लड़ाई बहुत संयमित है। हर कोई किसी न किसी चीज का इंतजार कर रहा है, चाहे वह समय का जानवर ही क्यों न हो। कई सम्राटों और अन्य शाही प्राणियों पर लगाम लगाई गई और उन्होंने लड़ाई नहीं की। यहाँ तक कि सम्राट स्तर के प्राणी भी अनेक पुराने द्वेषों से युक्त होकर बिना मिले ही सम्राट से युद्ध करते थे। जल्द ही ये ज़िवेन को समझ आ गया कि ऐसा क्यों है। वे केंद्र सरकार के समय का इंतजार कर रहे थे। जानवर सम्राट के पुराने पूर्वज की मृत्यु हो गई। इस समय जानवर सम्राट के पूर्वज को इस निश्चित शब्द में कैद किया गया था। मुझे नहीं पता कि कितने साल हो गए। जाहिर है कि वह अपनी डेडलाइन पर पहुंचने वाले हैं। इस समय जानवर सम्राट अभी भी मजबूत था, यहाँ तक कि भयानक भी, लेकिन वह मौत से घिरा हुआ था और यह स्पष्ट था कि उसकी मृत्यु का समय निकट आ रहा था। सम्राट स्तर के प्राणियों की शक्ति के साथ वे अपनी चरम युद्ध प्रभावशीलता को बनाए रख सकते हैं। अंत तक, वास्तविक मृत्यु तक, स्वर्ग और मनुष्य की 5 असफलताएं आने के बाद वे तेजी से बूढ़े हो जाएंगे। सामान्य प्राणियों का जीवन अल्प समय में पूर्ण करे। चरम से मृत्यु तक QE और रक्त का क्षय अकल्पनीय स्तर तक हो जाता है। यहाँ तक कि 9वें क्षेत्र में सम्राट स्तर के जीव भी अपवाद नहीं है। इस प्राकृतिक नियम से अलग होने का कोई रास्ता नहीं है। जब तक वे कानून को समझकर जीवन और मृत्यु से छुटकारा नहीं पा लेंगे, देर सबेर ऐसा दिन आएगा ही। कोई अपवाद नहीं है। कुछ लोगों का साहसिक कार्य लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन इससे परिणाम नहीं बदलेगा। एकमात्र तरीका यह है कि अपने स्वयं के ताओवादी आधार को काट दिया जाए, फिर से शुरू किया जाए, सर्वोच्च सड़क पर प्रभाव डाला जाए और अंत में कानून के अनुसार फिर से सम्राट बन जाए। हालांकि बहुत कम शाही प्राणी हैं जो ऐसा कर सकते हैं। अधिकांश शाही प्राणी जो अपने ताओवादी आधार को काट देते हैं, अंत में केवल साधारण देवता बन जाते हैं। मूल शाही प्राणियों के मांस पर भरोसा करते हुए वे कुछ समय के लिए शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वे बेकार होते हैं यदि आप वास्तव में किसी बड़े आदमी के साथ परेशानी में पड़ जाते हैं। सम्राट स्तर के प्राणी और सम्राट ही स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी होते हैं। यदि आप इस स्तर तक नहीं पहुंचते हैं तो आपकी तुलना इस स्तर से कभी नहीं की जा सकती। ये ज़िवेन ने तुरंत सभी की योजना को समझ लिया। वह आखिरी बार जानवर सम्राट के शरीर में समय के टुकड़ों से प्रतिस्पर्धा करना चाहता होगा। 9वें क्षेत्र में जानवर सम्राट के शरीर में समय के टुकड़े असाधारण होने चाहिए। यहाँ तक कि ये ज़िवेन भी यह सोचकर उत्साहित था। चूंकि उसके दिल में यह विचार था, तो ज़िवेन ने तुरंत गणना की कि उपस्थित सभी शाही प्राणी और सम्राट उसके विरोधी बन जाएंगे। वह तुरंत शांत हो गया और ध्यान से देखने लगा। ऐसे कई सम्राट थे जिन्होंने इस दृश्य को प्रेतवाधित किया था, लेकिन केवल एक आकृति अपनी पीठ पर हाथ रखकर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ी थी और निश्चित शब्द पिंजरे में उस समय के पूर्वज पशु सम्राट को घूर रही थी। इस शख्स की सांसें बेहद तेज हैं। वह निश्चित ही शून्य के नीचे खड़ा होगा। उसके चारों ओर युद्ध के परिणाम, चाहे विभिन्न युद्ध क्षेत्रों से हों, स्वचालित रूप से उसके चारों ओर ढह जाएंगे और यहाँ तक कि हवा का एक झोंका भी नहीं उठाया जा सकता है। ऐसा लगता है कि कोई ऐसी आभा है जो सभी पक्षों को दबा सकती है।
उसे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिपति होने का हल्का सा एहसास था। लेकिन जल्द ही तू जिवेन को अपने आसपास के कई संभावित सम्राटों और राजाओं के आध्यात्मिक आदान प्रदान से अपने सामने वाले व्यक्ति की पहचान पता चली, क्योंकि ये शख्स हर किसी की चर्चा का केंद्र है। जब उन्हें इस आदमी की पहचान पता चली तो ये जिवेन की खेती के कारण राव अपनी भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सके। वह रात्रि सम्राट का सबसे करीबी शिष्य था, उन 10 सम्राटों में से एक जिन्होंने सृजन के देवता गेंग जिन्हू सम्राट से विमुख हो गए थे। रात्रि सम्राट की कथा फिर से फैलने लगी जब वह तूफानी समुद्री क्षेत्र में फिर से प्रकट हुआ। यहाँ तक कि तू जिवेन ने भी उसकी कथा सुनी थी। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के देवता के केंद्रीय दरबार में कुल 10 सम्राट संयुक्त रूप से सत्ता में है। प्रत्येक प्रतिमा 9वें क्षेत्र के शिखर का अस्तित्व है। कोई भी मूर्ति सृष्टि के ईश्वर के सभी अंगों में किसी भी विद्रोह को दबा सकती है। यहाँ तक कि प्रत्येक प्रतिमा के पास सम्राट स्तर के जैविक समूहों को नष्ट करने में कई उपलब्धियां हैं और इसकी व्यक्तिगत ताकत बेहद शक्तिशाली है। रात्रि सम्राट उनमें से एक है और जिसमें रैंकिंग कम नहीं है। बाद में, मुझे नहीं पता क्यों, रात का सम्राट सृष्टि के देवता से विमुख हो गया, तूफानी समुद्री क्षेत्र में भाग गया और अपने पैर जमा लिए। आउटलैंड हमेशा सृष्टि के ईश्वर के विरोध में रहता है और अक्सर एक दूसरे से गद्दार प्राप्त करता है। इसलिए यद्यपि रात्रि सम्राट ने सृष्टि के देवता से विमुख हो लिया, भले ही वह आउटलैंड में भाग गया, यह आउटलैंड के कई सुपर दिग्गजों में से एक है। ये गेंग गोल्ड टाइगर सम्राट किंवदंती में एक किंवदंती है। ऐसा कहा जाता है कि वह रात्रि सम्राट द्वारा अनजाने में प्राप्त गेंग सोने की आत्मा थी, जो स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी में एक दिव्य वस्तु है। ये दुर्लभ है कि रात्रि सम्राट ने गेंग सोने की इस भावना को मिटाया नहीं, बल्कि सावधानीपूर्वक इसे विकसित किया। बाद में वे मानव रूप धारण कर गए और उसे साक्षात शिष्य के रूप में स्वीकार किया। ये स्वर्ग और पृथ्वी के देवताओं का मूल है और इसकी जड़ों का बड़प्पन भी शीर्ष पर है। इसके अलावा रात्रि सम्राट जैसे सुपर सम्राट भी हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसे सिखाया और भविष्य असीमित है। रात्रि सम्राट के सृजन के देवता से विमुख होने से पहले गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट उस समय सृजन के देवता में अपने साथियों में से पहला था। वह पूरी दुनिया में अजेय था और शीर्ष अर्थ सम्राटों में से कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था। रात के सम्राट के आउटलैंड में चले जाने के बाद गेंग जिन्हू सम्राट भी अतीत में चले गए, तेजी से तूफानी समुद्री क्षेत्र में अधिक भयंकर प्रतिस्पर्धा और लड़ाई के साथ खड़े हो गए, एक अमर प्रतिष्ठा निभाए और 1 लाख से भी कम वर्षों में सम्राट बनने में सफल रहे। अब हालांकि इसने छोटे विशालकाय बनने के लिए 7वें क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन ये 7वें क्षेत्र के छोटे दानवों में से सबसे मजबूत में से एक है। इस बार पेंटियन पैलेस में प्रवेश करने वाले कई विशेषज्ञों में से कई ने उन्हें पेंटियन महल में साहसिक कार्य के लिए सबसे मजबूत और सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी भी माना। इस वजह से उनके बारे में मामला कई इच्छुक लोगों की नजर में एक रहस्य नहीं है और यहाँ तक कि एक अर्थ सार्वजनिक मामला भी बन गया है। ये जिवेन ने जल्द ही इसका पता लगा लिया। ऐसा लगता है कि गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट का छिपने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। छठे क्षेत्र के चरम पर अपनी साधना के साथ उसे किसी से बात करने या किसी से बचने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल दूसरे ही उससे बच सकते हैं। इस बार प्रवेश करने वाले कई विशेषज्ञों में से केवल कुछ ही उसका मुकाबला कर सकते हैं और वे यहाँ नहीं हैं, इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। उनकी नजर में समय के पूर्वज सम्राट में समय का मूल नियम पहले से ही उनके बैग में है और अन्य लोग इसे उनसे छीनने का सपना भी नहीं देख सकते हैं। अतः वह निडर था। ये जिवेन के लिए जानवर सम्राट के पूर्वज में समय कानून को जब्त करने में सबसे बड़ी बाधा गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट है। हालांकि गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट अद्वितीय था, ये जिवेन स्पष्ट रूप से एकमात्र व्यक्ति नहीं था जिसने पशु सम्राट के पूर्वज में समय कानून खेला था। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट के अलावा ये स्पष्ट है कि ऐसे कई लोग भी हैं जो सभी पक्षों पर स्पष्ट रूप से कब्जा करते हैं, सबसे अनुकूल स्थिति पर कब्जा करते हैं और किसी भी समय हमले की प्रतीक्षा करते हैं। हालांकि ये लोग गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट जितने मजबूत नहीं हैं, फिर भी ये एक दूसरे से दूर नहीं है। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट के अस्तित्व के कारण भी सहयोग की एक छिपी हुई प्रवृत्ति है। हर कोई जानता है कि गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट मजबूत है और उससे निपटना मुश्किल है। करने के लिए जारी। पुनश्च आज की परीक्षा बहुत सुचारू रही। आखिरकार मैंने विषय 4 उत्तीर्ण कर लिया और मैं अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हा। हर कोई जानता है कि गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट शक्तिशाली है और उससे निपटना कठिन है, लेकिन उनके लिए समय जानवर सम्राट के पूर्वज में समय के टुकड़ों के लिए प्रतिस्पर्धा छोड़ना असंभव है। खास तौर पर इस पर 1 या 2 नहीं बल्कि कई लोगों की नजर है। यदि 1 या 2 ही हो तो वे कठिनाइयों से पीछे हट सकते हैं।
हालांकि अगर इतने सारे लोग हैं तो कई लोगों के मन में संकटग्रस्त पानी में मछली पकड़ने का विचार आता है। वे सभी अराजकता का फायदा उठाना चाहते हैं और जानवर सम्राट के पूर्वज में समय के कानून के टुकड़ों को जब्त करने में सक्षम हो सकते हैं। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट को ये पता हो सकता है, या शायद ये बिल्कुल भी ना पता हो। हालांकि शक्तिशाली व्यक्ति के लिए वह इन लोगों के खतरे की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा। ये जिवेन ने इसे एक एक करके देखा। वहां कई सम्राट मौजूद थे, लेकिन उनमें से अधिकांश दूसरे या तीसरे क्षेत्र में थे, पांचवें क्षेत्र में भी नहीं। गेंग जिन्हू सिंहासन के अलावा छठे दायरे में एक ही समय में 4 लोग थे, जो स्वाभाविक रूप से गेंग जिन्हू सम्राट से कमतर थे, लेकिन अन्य लोगों की तुलना में उत्कृष्ट, छोटा कहें, अधिक नया, सबसे तेज। ये 4 लोग बिल्कुल सभी से ऊपर हैं। ये 4 लोग 4 दिशाओं में बंट गए और शूटिंग के लिए सबसे अच्छी जगह पर कब्जा कर लिया। उन्होंने गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट की तरह लोगों के सामने आने और आग इकट्ठा करने वाले हमले का निशाना बनने की हिम्मत नहीं की। हालांकि कुछ लोगों ने उनके स्थान के पास आने का साहस किया। ये जिवेन की आंखों में दोहरी पुतली दिखाई देती है। दोहरी पुतली में दिव्य शक्ति होती है और वह सर्वज्ञ होती है। भले ही वह गुप्त हो, चाहे वह कितना भी गुप्त क्यों न हो, उसके सामने कोई रहस्य नहीं है। उन छठे लोगों का अस्तित्व भी वैसा ही है। पहला बैंगनी रंग का एक आदमी था। वह शून्य में छिपा हुआ था। वह थोड़ा अकेला और घमंडी था। वह आसपास के कई सम्राटों से स्पष्ट रूप से अलग थलग था और किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। इस आदमी को वर्षा सम्राट कहा जाता है और यह वर्षा के नियम से घिरा हुआ है। इस तरह वह सचमुच लोगों के बीच चरम पर पहुंच गए। यदि गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट नहीं होते तो यह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता। बैंगनी रंग में वर्षा सम्राट को छोड़कर वहां सफेद कपड़ों में एक अधेड़ उम्र का आदमी भी है, जो बादलों के खाली बिस्तर पर बैठा है और लड़ने के लिए तैयार है। इस आदमी को दूसरे पक्ष का स्वामी कहा जाता है। अन्य लोगों के शब्दों के बीच से जिवेन को पता है कि दूसरे पक्ष का भगवान पूर्वी क्षेत्र में सम्राट नहीं है। वह सृष्टि के देव राजवंश में एक अत्यंत शक्तिशाली परिवार है। उन्होंने एक बार उस परिवार के मुखिया के रूप में कार्य किया था। ये जिवेन के अलावा अन्य लोग भी उस पर जोरदार कान रखते हैं। ये दोनों लोग सम्राट के स्वामी हैं। इन 2 लोगों के अलावा अन्य 2 सबसे शीर्ष शाही प्राणी हैं। उनमें से एक ताइगू पर्वत जैसा विशाल शरीर वाला एक विशाल काला कछुआ है, जो इतनी दूर है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये तो भूकंप कछुआ सम्राट निकला। आप जानते हैं, 10 साल से भी पहले भूकंप कछुआ सम्राट के पूर्वज, जो सबसे शक्तिशाली 9वें क्षेत्र थे, एक बार दरार के पास दिखाई दिए थे। हालांकि उन्होंने दोनों खेमों के समझौते का पालन किया और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए। ये स्पष्ट है कि यह जेंटियन कछुआ सम्राट जेंटियन कछुआ परिवार का सम्राट होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से दिखाओ, चाहे वह उसकी अपनी ताकत हो या उसके पीछे विशाल कछुआ सम्राट हो, उसे कम करके नहीं आंका जा सकता। इस चौंकाने वाले कछुए सम्राट के अलावा बाकी एक विशाल पक्षी के सिर वाला सम्राट, वह ईगल सम्राट है। वह सैकड़ों मील लंबे पंखों वाला एक विशालकाय व्यक्ति था। प्रत्येक पंख अकल्पनीय शक्ति से जुड़ा था। उसके धीरे धीरे पंख फड़फड़ाने से जो तेज हवा चलती थी, वह किसी पहाड़ को आसानी से उड़ाने के लिए काफी थी। न जाने कितने मील दूर। ये युद्ध ईगल सम्राट भी तूफान समुद्री क्षेत्र के एक शक्तिशाली शाही परिवार से आता है। इस परिवार का घोंसला तूफानी समुद्र में अनंत शून्य में है। बहुत अच्छी आवाज है। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट के अलावा उन्होंने गुप्त रूप से इन 4 लोगों का सम्मान किया। मुझे कहना चाहिए, इन 5 लोगों के अलावा अन्य लोग ये जिवेन की नजर में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि वे सभी सम्राट हैं, यहाँ तक कि कई सम्राट भी हैं जो 5वें क्षेत्र में भी हैं, लेकिन ये जिवेन की नजर में वे पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये 5वां क्षेत्र भी था। ये जिवेन उन्हें पूरी तरह कुचलने के लिए काफी थी। साथ ही वह ऊपरी कुछ लोगों से नहीं डरते थे। इसलिए ये जिवेन की नजर में ऐसी स्थिति है कि इन 5 लोगों के अलावा कोई भी नजर में प्रवेश नहीं कर सकता है। हालांकि वास्तव में ऐसा नहीं है। वे सम्राट जो 5वें क्षेत्र के सम्राट भी हैं, दूसरों की नजर में भी सुपर विशेषज्ञ हैं। यदि वे ये जिवेन के विचारों को जानते हैं, तो मुझे डर है कि वे पहली बार ये देखने के लिए ये जिवेन के पास द्वंद्व युद्ध के लिए आएंगे कि कौन असुरक्षित है। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट वास्तव में मजबूत है। ये लगभग असीमित है। दुर्भाग्य से उसका मालिक भाग्य के देवता का सर्वाधिक वांछित अपराधी है और वांछित सूची में उसकी रैंकिंग भी बहुत ऊंची है। यदि हम उसे मार सकते हैं तो हम वास्तव में रातों रात अमीर बन जाओ। क्या आप मजाक कर रहे हैं? ये गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट है। छठे क्षेत्र में 1 या 2 सम्राट नहीं है जो उसके हाथों हार गए हैं।
हम दूसरे क्षेत्र के सम्राट उसके सामने आमने सामने नहीं चल पाएंगे। कई सम्राटों ने निजी तौर पर कानाफूसी और गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट को इसे सुनने नहीं देने का साहस किया, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। उस स्तर के लोगों के लिए उन्हें साफ करना कोई कठिनाई नहीं होगी। जब वे बात कर रहे थे तो गेंग जिन्हू सम्राट ने देखा कि वे बात कर रहे थे। अचानक उसकी नजर घूमी और उसने पलट कर देखा। ये सम्राट तुरंत ही जीवित भयभीत हो गए। वे पूरे पसीने से लथपथ थे और इच्छानुसार हौंफने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। यदि गेंग जिन्हू सम्राट ने उन पर गोली चला दी तो वे वास्तव में दुर्भाग्यशाली होंगे। ये वे लोग भी हैं जो पूरे वर्ष तूफान के पानी से परेशान रहते हैं। स्वाभाविक रूप से ये बहुत स्पष्ट है कि तूफान के पानी में गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट की प्रसिद्धि अनगिनत सिर द्वारा रखी गई थी। वे कहाँ सवाल कर सकते हैं। लेकिन सौभाग्य से गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट ने अधिक देर तक नहीं देखा, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी अधिक तिरस्कारपूर्ण थी। वह और अधिक कहने में बहुत आलसी लग रहा था। फिर उसने अपना सिर घुमाया और उस समय जानवर सम्राट के पूर्वज को घूर कर देखा। परंतु इन बादशाहों को पता नहीं था, उनसे बहुत पीछे नहीं, तो जीवेन के पूरे शरीर के कौशल को एक ही समय में विकसित किया गया था। इन सम्राटों को पता नहीं था। उन्होंने सोचा कि गेंग जिन्हू सम्राट ने उन्हें सुना है, इसलिए उन्होंने पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा। हालांकि ये जीवेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट की नजर खुद पर पड़ी। ये स्पष्ट था कि उसने पहले ही नोटिस कर लिया था कि उसने अपनी भारी आंखों से उसे क्या देखा था। फिर उसने पलट कर देखा। परिणाम स्वरूप वह पांचवें क्षेत्र में एक साधारण सम्राट था, जो उसके दायरे से भी बदतर एक बड़ा क्षेत्र था। अंतर बहुत ज्यादा था, इसलिए उसे ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। उपस्थित लोगों में समय के पूर्वज सम्राट के अलावा केवल वे सम्राट और सम्राट जो छठे क्षेत्र भी हैं, उन्हें मुश्किल से अपनी नजरों में आने दे सकते हैं। उनकी राय में अन्य कुछ भी नहीं है, खतरा भी नहीं। ये जीवेन ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट का कौशल वास्तव में सभी से बेहतर था। उसने अनेक सम्राटों को बोझिल दृष्टि से देखा। केवल गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट ने उसकी आंखों पर ध्यान दिया और दूसरों को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ था। छठे क्षेत्र के सम्राटों को केवल थोड़ा ही पता था, जैसे कि कोई उनके विवरण की जांच कर रहा हो, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी आंखें कहां से आईं। इस दृष्टिकोण से गेंग जिन्हू सम्राट दूसरों की तुलना में थोड़ा भी मजबूत नहीं है। ये वास्तव में सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है। ये शी के सभ्य सफेद गेंग गोल्ड टाइगर सम्राट की नजर में इसका मतलब स्पष्ट रूप से उस पर ध्यान न देना है। यह उसके लिए भी लगभग वैसा ही है, लेकिन वह दूसरे पक्ष को भी बताएगा कि वह खुद को कम आंकता है, लेकिन उसे पर्याप्त कीमत चुकानी होगी। लेकिन ठीक उसी क्षण उसने लगभग सोचा कि गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट लड़ने जा रहा था, जिसने उसकी कौशल सीमा को बढ़ा दिया। यदि वह वास्तव में लड़ता तो वह वास्तव में गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट को नहीं हरा सकता था, लेकिन गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वह अभी भी बहुत आश्वस्त था कि क्या वह चला जाएगा। हालांकि इस समय पूरी घाटी उत्तेजित हो गई। उन शक्तिशाली समय के पशु राजाओं को मानो कुछ निर्देश प्राप्त हुए और वे उत्साहित होने लगे। संयम के मूल दृश्य सभी भ्रमित थे। उन शक्तिशाली समय पशु राजाओं ने समय पशु सेना की कमान संभालनी शुरू कर दी और आक्रमणकारियों को मारना शुरू कर दिया। मारना, मार डालो, मारो, मारो, मारो। कुछ समय के लिए स्वर्ग और पृथ्वी सभी प्रकार की चीख पुकार और हत्या की आवाजों से भर गए। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की स्थिति एक प्रबल हत्यारी भावना से उत्तेजित हो गई थी, और यहाँ तक कि स्वर्ग के रहस्य को भी प्रभावित किया था। उपस्थित सबसे कमजोर लोग अर्थ सम्राट हैं। शक्तिशाली सम्राटों का सामूहिक रूप से कार्य करना कोई असामान्य बात नहीं है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंजर कितना चौंकाने वाला और भयानक होगा। युद्ध की स्थिति के साथ युद्ध क्षेत्र, जो मूल रूप से एक मापा युद्ध क्षेत्र था, अचानक खून से भर गया था। अर्थ सम्राटों के बीच मौतें और चोटें अचानक दुखद हो गई। हर पल एक शक्तिशाली अर्थ सम्राट मरता था, कुछ समय के जानवर के पक्ष में और कुछ सम्राट के पक्ष में। वे दो खेमों में बंट गए, यहाँ तक कि अर्थ सम्राट और बाहरी जीव भी एक दूसरे के खिलाफ लड़े। कुछ देर के लिए खून की बौछार हो गई और खून तैरने लगा। यहाँ तक कि सम्राट स्तर की मृत्यु और चोट भी धीरे धीरे सामने आने लगी। किसी समय कई सम्राटों और कुछ सम्राटों द्वारा जानवरों को मार दिया जाता था। आउटलैंड में सम्राट स्तर के प्राणियों को समय के जानवरों ने काट लिया था। विशेष रूप से आउटलैंड में सम्राट स्तर के प्राणियों ने वास्तव में समय और जीवन और मृत्यु को नहीं देखा था। वे काल पशुओं द्वारा फंसे हुए थे। उनमें से कई स्पष्ट रूप से पुराने लग रहे थे।
सम्राट स्तर के प्राणियों के लिए जो हर समय अपना चरम बनाए रख सकते हैं, ये काफी अविश्वसनीय है। अचानक 5वें क्षेत्र के पशु राजाओं में से एक ने ये शिवेन की आंखों में प्रवेश किया। उसने एक दुश्मन और 3 के साथ 3 सम्राटों और सम्राटों के हमले को रोक दिया, और उनमें से एक 5वें क्षेत्र में सम्राट स्तर का प्राणी था। लेकिन फिर भी समय के जानवर सम्राट ने हवा नहीं खोई और बेहद मजबूत युद्ध प्रभावशीलता दिखाए। समय का कानून अच्छी तरह से नियंत्रित था। उनके सभी प्रयासों से उनके शरीर में समय का नियम मंडराने लगा। ये जिवेन की आंखें चमक उठी, वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और गोली मार दी। जारी रखें। पुनश्च पिछले कुछ दिनों में यदि आप मासिक टिकट के लिए मतदान नहीं करते हैं तो आप इसे बर्बाद कर देंगे। कृपया सदस्यता लें और मासिक टिकट के लिए पूछें। इन समय के पशु राजाओं में से 5वें क्षेत्र के पशु राजाओं में से एक ने ये जिवेन का ध्यान आकर्षित किया। इस बार पशु सम्राट ऊंचा था और उसने कई बार पशु सेनाओं को हर जगह आक्रमण करने का आदेश दिया। वह अत्यंत बलशाली था। उन्हें छठे क्षेत्र के उन स्वामियों के अलावा किसी की परवाह नहीं थी। ये जिवेन अचानक अपने पैरों पर खड़ा हुआ और तुरंत समय के जानवरों के इस बड़े समूह के केंद्र में दिखाई दिया। जैसे ही ये जिवेन की आकृति सामने आई, उसी समय जानवरों ने उनका वध कर दिया। समय के भव्य नियम के प्रकाश में उन्होंने समूहों में ये जिवेन पर हमला किया और उन्हें मार डाला। इस समय के सभी जानवर साहसी हैं और एक ही समय में सम्राट पर हमला करने का साहस करते हैं। इतने सारे जानवरों को एक साथ इकट्ठा होने की तो बात ही छोड़ दें। 3 और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें इन सभी आक्रमणकारी सम्राटों और शाही प्राणियों को मारने के लिए कुछ निर्देश प्राप्त हुए हैं। ये चाल समय के प्रचंड नियम की शक्ति है। ये वज्र के समान तीव्र और प्रचंड है। इसमें समय के नियम के न जाने कितने आक्रमण मिले हुए हैं। सामान्य साधन स्वाभाविक रूप से इन समय के जानवरों को सम्राट के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन समय का नियम पूरी तरह से अलग है। जो लोग समय के नियम में पारंगत हो सकते हैं वे सम्राट के विरुद्ध भी लड़ सकते हैं। 1 या 2 को चिंता नहीं होती, लेकिन जब संख्या हजारों में बढ़ जाती है तो उनकी समय जादुई शक्ति सामान्य सम्राट से लड़ने के लिए भी पर्याप्त होती है। लेकिन ये केवल साधारण सम्राटों के विरुद्ध ही हो सकता है। ये जिवेन कोई साधारण सम्राट नहीं है, अकेले ही वे विरोध कर सकते हैं। ये जिवेन ने मुक्का मारकर उड़ा दिया। अचानक अनगिनत भंवर आकाश पर प्रकट हुए, जिन्होंने सभी दिशाओं को हिला दिया। इन भंवरों में ये जिवेन की अद्वितीय मुट्ठी की ताकत थी। पल भर में उन्होंने इन काल पशुओं को फैला दिया और उन्हें हर मिनट टुकड़े टुकड़े करके फांसी पर लटका दिया। हर मिनट, हर सेकंड, सैकड़ों समय के जानवर शामिल होते हैं। फिर वह पूरी तरह से राख में बदल जाता है। इन समय के जानवरों में समय के नियमों को परिष्कृत किया गया है। हालांकि ये जिवेन के शोधन के तहत प्रत्येक सिर केवल थोड़ा सा समय नियमों को परिष्कृत कर सकता है, ये जिवेन की निरंतर बमबारी के साथ ये और अधिक बना सकता है। बता दें कि ये जिवेन की समय के नियम की समझ में भी धीरे धीरे सुधार हो रहा है। दहाड़, बाहरी लोगों, लानत है। ये देखकर कि जिवेन लगातार अपने साथियों पर बमबारी कर रहा है, इन बार जानवरों का इरादा बिल्कुल भी रुकने का नहीं है। इसके विपरीत अपने शरीर पर और अधिक भयंकर सांसों के साथ वह ये जिवेन को मारने के लिए एक के बाद एक चला गया। प्रत्येक अत्यंत भयंकर था। सामान्य समय में वह ये जिवेन जैसे सम्राट के खिलाफ लड़ने का विकल्प नहीं चुन सकता था। हालांकि इस समय उन्हें जीवन और मृत्यु की भी कोई चिंता नहीं थी। मरने के लिए आए इन समय के जानवरों का सामना करते हुए ये जिवेन बिल्कुल भी विनम्र नहीं थे। वह अपने शरीर पर भयंकर नानमिंग लिहुओं को थूकते हुए सीधे मौके पर पहुंचा। इन समय के जानवर नानमिंग की आग से संक्रमित हो गए थे और तुरंत प्रज्वलित हो गए और जलकर कांच बन गए, जिससे समय के नियम का केवल थोड़ा सा हिस्सा ये जिवेन के शरीर में शामिल होने के लिए रह गया। हालांकि ये समय नियम केवल एक निशान है, वे बिल्कुल भी समय के टुकड़े नहीं बना सकते हैं। बड़ी संख्या भी एक अच्छा पूरक है। ये समय के जानवर समय की रोशनी से चमक रहे हैं, प्रतिरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि समय को प्रभावित करने और उसे पीछे मोड़ने का प्रयास भी करते हैं, जो समय के नियम में एक बहुत ही विद्रोही बिंदु भी है। ये लोगों को उस समय में वापस जाने दे सकता है जब वे घायल नहीं हुए थे। यह एक अमर जियाओ की आंख की तरह है। समय का नियम बहुत रहस्यमय और अत्यधिक प्रभावशाली है। सामान्य लोग समय के नियम का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन ये जिवेन पूरी तरह से अलग है। उसकी गति बहुत तेज है और नानमिंग आग से निकलने के लिए बहुत तेज है। वह उन्हें पल भर में जलाकर मार डालता है और उन्हें संभलने का समय नहीं देता। अभी वह संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि ये जिवेन ने उसे मार डाला। इन समय के जानवरों ने एक बड़ी श्रृंखला भी बनाई, जिसने समय की शक्ति को संघनित कर दिया और ये जिवेन को मार डाला।
टकराना। ठंडी गुनगुनाहट के साथ ये जीवेन ने मौके पर ही समय की शक्ति को टुकड़ों में तोड़ दिया और फिर पूरा व्यक्ति बड़े समूह में चला गया। संपूर्ण व्यू तुरंत ढह गया और उस समय जानवर चिल्ला रहे थे और पूरी तरह से फ्लाई ऐश में बदल गए। ये जीवेन एक मानव राक्षस की तरह है। वह जहां भी गुजरेगा हर समय जानवर मर जाएंगे और राख में बदल जाएंगे। वह जहां भी जाएगा समय जानवर सेना का गठन ध्वस्त हो जाएगा। इसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता। इस समय शक्तिशाली समय जानवर सम्राट अंततः लड़ने में मदद नहीं कर सका। मूल रूप से वह कई अन्य सम्राटों और सम्राट स्तर के प्राणियों का दमन कर रहा था जिन्होंने संयुक्त रूप से हमला किया था, लेकिन अब उसे अंततः एहसास हुआ कि ये जीवेन का खतरा अधिक बड़ा था। गर्जन। समय का जानवर सम्राट अंततः इसकी मदद नहीं कर सका। उस पर समय के नियम की रोशनी एक पल में फूट पड़ी और भयानक सांस ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के समय को लगभग ठोस बना दिया। सामान्य समय के जानवरों की तुलना में पांचवें क्षेत्र का समय जानवर राजा नहीं जानता कि वह कितना मजबूत है। समय के जानवर सम्राट ने अपना मुंह खोला और समय की अनगिनत ताकतें एक तेज तलवार के रूप में संघनित हो गईं, जो मौके पर ही गिर गईं। समय की तलवार। समय के जानवर सम्राट ने समय की शक्ति को इस हद तक विकसित किया है। वह समय की तलवार को परिष्कृत कर सकता है और अदृश्य समय को मूर्त रूप दे सकता है, जो अपने आप में एक महान जादुई शक्ति है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की कथा http://www.bigwizardw.com/0_48/ समय के लबादे की तरह समय के भगवान ने समय के अदृश्य अस्तित्व को एक इकाई में संघनित किया और इसे समय के लबादे में परिष्कृत किया। अतः वह अनेक सम्राटों के संयुक्त आक्रमण में अजेय स्थिति में खड़ा रह सका। वह इतना मजबूत था कि अकल्पनीय था और अंततः तियानजू के खिलाफ एक ही झटके में प्रसिद्ध हो गया। इसके अलावा समय का वस्त्र बहुत कठिन है। यदि यह हुन्युवान सम्राट के लिए नहीं होता तो इसे बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता था और सामान्य सम्राटों के साधन समय के वस्त्र को नष्ट नहीं कर सकते थे। समय क्या है? समय अदृश्य एवं रंगहीन है। इसका अस्तित्व ही नहीं है। जब अस्तित्व ही नहीं है तो इसे विनाश कैसे कहा जा सकता है? यह समय के लबादे का सबसे विद्रोही स्थान है। हालांकि समय के जानवर सम्राट द्वारा संघनित समय की तलवार समय के लबादे जितनी शक्तिशाली नहीं है। यह एक ताओवादी उपकरण के बजाय केवल एक जादुई शक्ति है, लेकिन इस संबंध में ये बहुत भयानक है। समय का जानवर सम्राट ये जीवेन से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था। समय की तलवार से उसने एक पल में अंतरिक्ष को 2 भागों में काट दिया और फिर बिजली की गति से ये जीवेन को मार डाला। समय की तलवार। इस समय दूर दूर तक कई सम्राटों ने अचानक अपना चेहरा बदल लिया। उन्होंने 5वें क्षेत्र के समय पशु सम्राट में समय के टुकड़ों का भी लालच किया और फिर हमला करने के लिए हाथ मिला लिया। लेकिन इस समय वे समय के जानवर सम्राट के तरीकों से पूरी तरह से चौंक गए थे। समय के नियम से संघनित समय की तलवार सचमुच भयानक है। ये बिल्कुल सामान्य ताओवादी यंत्रों का घातक प्रहार है और समय के नियम की विचित्रता की दृष्टि से यह किस प्रकार की शक्ति और प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। कई लोगों को पहले भी समय के जानवर सम्राट की हानि का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि सम्राट के पास भी समय के टुकड़ों द्वारा जीवित मारे जाने का रिकॉर्ड है। समय की ताकत के सामने वेयान का सम्राट बनना भी छोटा है। कोई भी यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि वह समय के अस्तित्व को पुनर्तः नियंत्रित कर सकता है। यह आदमी कौन है? क्या आप उसे रोक सकते हैं? वे सभी ये जीवेन को देख रहे थे, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि ये जीवेन विरोध करे, क्योंकि वे जटिलताएं पैदा नहीं करना चाहते थे और उनके पास एक और शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी नहीं था। बेहतर होगा कि ये जीवेन को यहाँ की स्थिति का फायदा उठाने दिया जाए। लेकिन दिल भी स्पष्ट रूप से ये जीवेन का अनुसरण करने की उम्मीद करता है, क्योंकि यह साबित कर सकता है कि समय की तलवार महान नहीं है। अन्यथा ये जीवेन का अंत भविष्य में उनका अंत होने की संभावना है। समय की शक्ति वास्तव में अच्छी है, लेकिन यह मुझे चोट पहुंचाने से बहुत दूर है। ये जीवेन ने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। उसने तुरंत मुक्का मारा और सीधे समय की तलवार पर प्रहार किया। टकराना। समय की अदृश्य, रंगहीन लेकिन असीम रूप से शक्तिशाली तलवार और ये जीवेन की मुट्ठी एक साथ मौके पर ही फट गई। हालांकि ऐसा नहीं था जैसा हर किसी ने सोचा था कि समय की शक्ति ने ये जीवेन को आधा मार दिया। इसके विपरीत ये बिल्कुल विपरीत था। ये जीवेन ने समय की तलवार अकेले ही अपनी मुट्ठी में ले ली। न केवल वहां वह खूनी दृश्य दिखाई नहीं दिया जैसा लोगों ने सोचा था, बल्कि ये जीवेन भी समय के नियम से प्रभावित नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि समय के नियम ने ये जीवेन पर अपना प्रभाव पूरी तरह से खो दिया है। ये जीवेन की रक्षा की परतों के माध्यम से उसके स्वयं को प्रभावित नहीं कर सकता है।
समय ने उस पर अपना कार्य खो दिया, जो स्वाभाविक रूप से समय के लबादे का कार्य है। हालांकि ये ज़िवेन ऐसा कर सकता है, लेकिन वह समय की तलवार में निहित समय की शक्ति को इतनी आसानी से पचा नहीं सकता है। हर कोई समय के जादू की विचित्रता और भयावहता को जानता है, विशेष रूप से कई सम्राट जिन्हें अपने हिस्से में प्रशिक्षित किया गया है, कमोबेश समय के कुछ नियमों के संपर्क में आना शुरू हो गए हैं, लेकिन वे इतने कुशल और इतने भयानक नहीं हैं। ये ज़िवेन ने समय की तलवार को एक मुक्के से तोड़ दिया और उसमें मौजूद समय के नियम को अपने शरीर में समाहित कर लिया। इस दृश्य ने समय के जानवर राजा को भी पूरी तरह से चौंका दिया। आप जानते हैं, ऐसी स्थिति कभी नहीं रही। उन्होंने गेंद गोल्डन टाइगर सम्राट जैसे शक्तिशाली लोगों को देखा है, जो अपनी ताकत से समय की शक्ति का विरोध कर सकते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि समय का नियम शक्तिशाली होते हुए भी अजेय नहीं है। सभी को मारना असंभव है, लेकिन उसने कभी नहीं देखा कि ये ज़िवेन की अल्पकथन ने उसके पूरे गुस्से वाले प्रहार को राख में बदल दिया। क्या ऐसी ही कोई डिग्री होती है? ये ज़िवेन हंसे और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह बाहर निकला और समय के जानवर सम्राट को फिर से मारने के लिए मजबूर हुआ। उसकी क्यूई और रक्त एक स्तंभ की तरह संघनित हो गए और एक प्रचंड लहर की तरह बढ़ गए। उन्होंने अपना सारा हुनर भी निखारा। उसे पहले से ही महसूस हुआ कि कई बुरी निगाहें उस पर टिकी हैं। इससे पहले कि वे इस पर विचार करें, उन्हें त्वरित निर्णय लेना होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पांचवें क्षेत्र के समय का लालच करते हैं, लेकिन अन्य लोग अभी भी समय के जानवर से उलझे हुए हैं, और केवल ये ज़िवेन ने समय के जानवर सम्राट को मार डाला है। मौजूद कई समय के ऑक्स में उनकी ताकत बहुत अधिक नहीं है। उस समय के पूर्वज ऑक को छोड़कर जो निषिद्ध शब्द पिंजरे में कैद है, इस बार ऑक सबसे शक्तिशाली है। अन्य समय के ऑक्स बहुत मजबूत नहीं होते हैं, और उनमें से अधिकांश केवल दूसरे और तीसरे लोगों की खेती है। ऐसा लगता है कि पूरे जातीय समूह का भाग्य समय के शक्तिशाली पूर्वज सम्राट द्वारा लूट लिया गया है। इससे अधिक शक्तिशाली समय पशु सम्राट कोई नहीं हो सकता। यदि 7वीं सीमा के ऊपर कोई समय जानवर सम्राट है, तो गेंद गोल्डन टाइगर सम्राट भी अभिमानी होने की हिम्मत नहीं करता है। यह अंत लगभग सबसे मजबूत समय जानवर सम्राट है। यदि यह छठे क्षेत्र के कई स्वामियों के आपसी संयम के लिए नहीं होता जो उसे मार सकते थे, तो मुझे डर है कि उसे घेर लिया गया होता और मार दिया गया होता। फिर भी इस समय बहुत से लोग घिरे हुए थे, और यहाँ तक कि पांचवें क्षेत्र के विशेषज्ञ भी थे। इसीलिए ये ज़िवेन को बाकी सभी से पहले बढ़त लेनी पड़ी। छठे क्षेत्र के कई अन्य विशेषज्ञों ने ऐसा नहीं किया। ये ज़िवेन अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों समय के जानवर सम्राट की खातिर नहीं। तो ज़िवेन के लिए ये पूरी तरह से अलग है, क्योंकि वह पहली बार प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता है और उसके पास प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय हो सकता है। हालांकि छठे लोक का अस्तित्व उसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन छठे लोक के कई विशेषज्ञों से भोजन छीनना उसके लिए असंभव है। ऐसा लगता है कि समय का जानवर सम्राट हमारे सामने है, लेकिन वास्तव में वह ईश्वर के अनंत साम्राज्य की गहराइयों में समाया हुआ है। उसकी आंखें भयंकर हैं, और वह स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति सांस लेता है। हर समय समय के नियम की रोशनी चमकती रहती है। वह वास्तव में चरम सीमा तक मजबूत है। ये ज़िवेन ने अचानक उसका पीछा किया और उसे मार डाला, जिससे समय के जानवर सम्राट को इसका एहसास हुआ और उसने अचानक अपना विशाल सिर उठाया। उसकी आंखों से भयंकर प्रकाश फूट पड़ा, मुंह खुल गया और दांत मोटे हो गए, मानो वह संसार को निगल जाएगा। उस क्षण परमेश्वर का राज्य अचानक फैल गया। एक पल में अनगिनत अन्यायी आत्माएं दहाड़ने लगी। ये कई प्राणी थे जो वर्षों में उसके हाथों मर गए, और यहाँ तक कि युवान भगवान भी बच नहीं सके। उसे कैद कर लिया गया और वह एक अन्यायी आत्मा बन गया। मर जाओ मानव, समय के राक्षस सम्राट ने अचानक लगभग अपनी आंखें खोली और अपने अत्यंत शक्तिशाली दिमाग को बाहर निकाल दिया। समय की शक्ति तुरंत अदृश्य हाथों की एक जोड़ी की तरह होने लगी, जिसने सीधे ये ज़िवेन को कैद कर लिया। समय की ताकत सचमुच उसके हाथों में एक कला बन गई है। उनका कौशल ताओ के करीब है। समय के जादू की उनकी शक्ति अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई है, लेकिन ये ज़िवेन के सामने इसका कोई मतलब नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि ये ज़िवेन के पास कुछ ऐसा है जो सीधे अपने समय की शक्ति को तोड़ सकता है, और समय समय पर इसे बल द्वारा तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसे आसानी से पिघलाया जा सकता है, जैसे नमकीन पानी में बीन दही। इसे घोलना आसान है। ये ज़िवेन के लिए समय की शक्ति किसी काम की नहीं है। समय जानवर सम्राट के समय साम्राज्य में ये लगभग समय के टुकड़ों को टुकड़ों में विभाजित करने जैसा है। सामान्य लोगों के लिए समय की प्रवाह दर बिल्कुल अलग होती है। इस पूरी तरह से भिन्न प्रवाह दर में मांस जीवित नहीं रह सकता। मांस जल्द ही ढह जाएगा।
हालांकि ये जिवेन ने ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई। यहाँ तक कि उन्होंने मैना से भी अपनी रक्षा नहीं की और सीधे खुलते और बंद होते रहे। समय के साम्राज्य में चल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। समय की शक्ति वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि वह कौन है। मेरा शरीर लंबे समय से अजेय है। मैं किसी भी समय अपने शरीर को मिटा नहीं सकता। चाहे समय की प्रवाह दर तेज हो या धीमी, यह नहीं है, मुझे कोई मतलब दो। ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा कि समय के नियम की उनकी समझ के साथ समय की इस सीमा और प्रभाव का कोई मतलब नहीं है। 6 संसार मुक्केबाजी। ये जिवेन एक पल में समय जानवर सम्राट के सामने आ गया और उसकी मुट्ठी तुरंत फूट पड़ी। मुट्ठी की ताकत मुड़ गई और एक विशाल 6 ट्रैक रूलेट में बदल गई। 6 पहियों वाली डिस्क में 6 संसार की शक्ति ने लगभग सब कुछ तोड़ दिया, लेकिन एक पल में उसने भगवान के पूरे साम्राज्य को तोड़ दिया, एक मुट्ठी से हमेशा के लिए तोड़ दिया, और उसकी शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि यह अकल्पनीय थी। गर्जन। इस बार जानवर राजा जोर से दहाड़ा, लगभग तुरंत ही हिल गया और मौके पर ही 6 रूलेट से टकरा भी गया। टकराना, एक जबरदस्त टक्कर की आवाज और एक अद्भुत सदमे की लहर सभी दिशाओं में फैल गई। ये जिवेन ने समय के जानवर सम्राट को मुक्के से मारा। समय का जानवर सम्राट कवच की तरह समय के कानून की अनंत शक्ति से बाहर निकला और उसकी रक्षा की। इस बार जानवर सम्राट पर समय की शक्ति ने केवल थोड़े समय के लिए विरोध किया। उसे ये जिवेन ने मुक्का मारा, उसकी रक्षा को तोड़ दिया, सीधे उस पर वार किया और फिर चिल्लाया और मौके पर ही उड़ गया। ओह, आकाश में शुक्र ग्रह की तरह ही खून बिखरा हुआ था। क्या मजबूत मुट्ठी है। ये सिर्फ एक साधारण मुट्ठी है जो समय के जानवर सम्राट की रक्षा को तितर बितर कर सकती है। कई सम्राट जो दूर से आ रहे थे, जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो ठंडी सांस लेने से बच नहीं सके। वे कमोबेश पहले 5वें क्षेत्र के समय जानवर राजा के साथ लड़े थे और वे जानते थे कि 5वें क्षेत्र का समय जानवर कितना भयानक था, विशेष रूप से समय की रहस्यमय शक्ति जिसने उन्हें असहाय बना दिया था। हालांकि ये जिवेन का सामना करते समय 5वें क्षेत्र में जानवर के राजा को हर जगह कुचले जाने का एहसास हुआ और वह बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं था। समय की शक्ति जिसमें वह अच्छा था, स्वर्ग और पृथ्वी को पार कर सकती थी, लेकिन ऐसा लगता था कि उसने ये जिवेन के सामने अपना कार्य खो दिया था और इसका कोई फायदा नहीं था। यह आदमी कौन है? कोई ये जिवेन को घूरे बिना नहीं रह सका, जानना चाहता था कि उसकी उत्पत्ति क्या थी। लगता है मैंने उसे कहीं देखा है। हिस, मुझे याद है। क्या वह वही आदमी नहीं है जिसका तियांदाओ संप्रदाय पीछा कर रहा है? किसी को अचानक याद आया कि तियांदाओ संप्रदाय हाल ही में किसी का पीछा कर रहा है। यदि वह व्यक्ति सही है तो वही उसके सामने है। क्या वह ये जिवेन वू का सम्राट है? नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह केवल तीसरे क्षेत्र की खेती है। कुछ लोग उस समाचार के बारे में सोचते हैं जो उन्हें तियांदाओ संप्रदाय के शासन द्वारा सहायता मिलने पर मिला था। तियांदाओ संप्रदाय द्वारा दी गई खबरों के बीच सम्राट ये जिवेन को तीसरे क्षेत्र की खेती करनी चाहिए, लेकिन अब जब मैं इसे देखता हूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये केवल तीसरा क्षेत्र या 5वां क्षेत्र भी नहीं है। कई लोगों को अचानक भाग्यशाली महसूस हुआ। तियांदाओ संप्रदाय से नोटिस मिलने के बाद कई लोग तियांदाओ संप्रदाय की मदद करना चाहते थे। ये जिवेन को पकड़ने के बाद उन्होंने तियांदाओ संप्रदाय से कई पुरस्कारों का आदान प्रदान किया। अब सोचो कितना भाग्यशाली है। अगर उन्हें ये जिवेन पहले मिल गया तो मुझे डर है कि वे नहीं जानते कि इस समय कैसे मरना है। धिक्कार है तियांदाओ संप्रदाय, ये तो बस यही चाहता है कि हम मर जाएं। स्वाभाविक रूप से बहुत से लोग यह नहीं सोचेंगे कि ये जिवेन इतने कम समय में तीसरे क्षेत्र से 5वें क्षेत्र तक पहुंच गया है। उस गति को प्राप्त करना असंभव है। केवल एक ही संभावना है, वो ये है कि तियांदाओ संप्रदाय ये जिवेन की ताकत को जानता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी सूचित नहीं करता है और उन्हें मौत की ओर इशारा करता है। भले ही वे ये जिवेन के हाथों नहीं मरते, फिर भी वे अंततः ये जिवेन के दुश्मन बन जाएंगे। अंत में केवल तियांदाओ संप्रदाय ही खुश है। यहाँ की लड़ाई में गेंग जिन्हू ने भी अपनी आंखें मूंद ली। उसकी आंखों में कुछ अप्रत्याशित लग रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन इस हद तक खेलेगी। हालांकि यह उसे एक बड़े खतरे का एहसास कराने के लिए पर्याप्त नहीं था। ऐसा लगता था कि 5वें क्षेत्र के संदर्भ में ये जिवेन थोड़ा मजबूत और अपमानजनक था, और ये जिवेन इस समय पूरी तरह से युद्ध की स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। वह नहीं जानता कि उसकी पूरी ताकत ने कई लोगों को चौंका दिया है, और यहाँ तक कि कई चीजों के बारे में भी सोचा है जो अस्तित्व में नहीं है। समय के जानवर सम्राट को ये जिवेन ने मारा और उड़ गया। उसे लगा कि उसके पूरे शरीर की हड्डियां लगभग पूरी तरह टूट गई हैं।
वह दहाड़ना चाहता था और येज़िवेन की आक्रमण सीमा से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। येज़िवेन ने उसका पीछा किया। ब्रश। उसके हाथ में एबी तलवार एक पल में प्रकट हुई और फिर अचानक नीचे गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया एक ही बार में ढह गई हो। एबी तलवार सीधे नीचे गिर गई। उस समय सम्राट की सभी सुरक्षा एक पल में फिर से ध्वस्त हो गई। यह एबी तलवार को बिल्कुल भी नहीं रोक सका। यह सीधे तौर पर नरक में तब्दील होने और नीचे गिरने जैसा था। टकराना। एक और जबरदस्त गर्जना हुई। समय के पशु सम्राट का शरीर जनता की दृष्टि में नीचा था। लोगों के देखते देखते वह वहीं पर ढह गया। येज़िवेन की तलवार के नीचे विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। यह सीधे समय के उस टुकड़े के नियम को प्रकट करता है और वह विशाल नियम आकाश में चमकता है। हाँ, ये हो गया। येज़िवेन जोर से हंसने लगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अचानक समय का टुकड़ा पकड़ लिया। जब येज़िवेन ने इस समय के टुकड़े को पकड़ा, तो उसी हाथ ने इसे दूसरी दिशा से पकड़ लिया और पहले समय के टुकड़े को पकड़ना चाहा। येज़िवेन तुरंत क्रोधित हो गए। उसने समय के राक्षस सम्राट को मारने के लिए कड़ी मेहनत की। अप्रत्याशित रूप से कोई समय के टुकड़ों को जब्त करना चाहता था। उसने लगभग संकोच नहीं किया। उसके हाथ में जो तलवार थी वह तुरंत ही गिरकर नरकंकाल में परिवर्तित हो गई। अनगिनत चित्कारें निकली और गिरी। बूम। तलवार और बड़े हाथ में जोरदार टक्कर हुई और दुनिया अचानक बदल गई, मानो सब कुछ इस अद्भुत टक्कर से ढक गया हो। येज़िवेन को एक शक्तिशाली शक्ति महसूस हुई और वह वापस आ गई। उसकी साधना से उसका शरीर थोड़ा हिल गया, लेकिन उसकी क्रिया धीमी नहीं थी और उसने समय के टुकड़ों को अपने हाथ में पकड़ लिया। इस समय उनके पास ये देखने का समय था कि महत्वपूर्ण समय पर किसने गोली चलाई। येज़िवेन की नजरें अतीत की ओर गईं, लेकिन उसने देखा कि सफेद कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी उसे उदासीनता से देख रहा है। अभी अभी उसने समय के टुकड़े लूटे। दूसरे किनारे के भगवान। येज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, जिससे भयानक ठंड फूट पड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी तरफ भगवान महत्वपूर्ण समय पर लड़ेंगे। हालांकि वह छठे क्षेत्र के इन सुपर मास्टर्स से बहुत जल्दी लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह आसानी से हार मान लेगा। दूसरी ओर भगवान नहीं जानते कि कब शुरू करे। वह अपनी मूल स्थिति से बाहर हो गया है। यह येज़िवेन से केवल 1 किलोमीटर दूर है। सम्राट के लिए ये बस एक दूरी है जिस तक एक कदम में पहुंचा जा सकता है। ये तो कुछ भी नहीं है। अन्य सम्राट अभी भी प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति दूसरे पक्ष का स्वामी था, तो उन्होंने तुरंत प्रतिस्पर्धा करने का मन बना लिया। दूसरी तरफ भगवान की तुलना में उनकी ताकत बहुत दूर है, जिसे वे भी जानते हैं। समय के पूर्वज सम्राट के लिए वे केवल थोड़ा सस्ता पाने की उम्मीद कर सकते हैं। असली आकर्षण अभी भी अन्य समय के पशु सम्राटों पर है। हालांकि समय के टुकड़ों द्वारा पकड़ लिया गया समय का जानवर सम्राट मरा नहीं है, उसकी ताकत पहले ही कम हो चुकी है। सम्राट के साधना नियमों के विपरीत, वह सड़क की अपनी धारणा से कई जादुई मार्शल आर्ट को प्रेरित करता है, इसलिए उसकी ताकत यूं ही कम नहीं होगी। ये शाही जीव बिल्कुल अलग है। यदि उनके मूल पर कब्जा कर लिया गया, तो उनकी अमर शक्ति भी तेजी से गिर जाएगी। हालांकि इस समय कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है। केवल कुछ चरम अर्थ सम्राट अभी भी उसे घूर रहे हैं। हो सकता है कि वे किसी शाही प्राणी की हत्या कर दे। समय के टुकड़े सौंप दो और मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा। दूसरी ओर भगवान ने येज़िवेन की ओर उदासीनता से देखा और कहा। येज़िवेन ने व्यंग्य किया और कहा, मुझे जीने दो। हा। येज़िवेन हंसे, लेकिन दूसरी तरफ प्रभु अधिक से अधिक उदासीन दिखे और कहा, सम्राट वू, टोस्ट मत करो और मत खाओ और शराब को दंडित मत करो, लेकिन तियांदाओ संप्रदाय ने मुझे एक वांछित नोटिस भेजा। मैं नहीं तियांदाओ संप्रदाय के लिए पुरस्कार का आदान प्रदान करने के लिए अपने सिर का उपयोग करने का सुझाव दे। इनाम के लिए मेरा सिर बदल दो। यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो इसे आजमाओ। येज़िवेन प्रतिष्ठित दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। छठे क्षेत्र का अस्तित्व उन्हें पीछे हटने के लिए पर्याप्त नहीं था। मैं वास्तव में जीवन या मृत्यु को नहीं जानता। दूसरे पक्ष के भगवान ने येज़िवेन को उदासीनता से देखा। ये सिर्फ एक छोटा आदमी है जो कुछ साहसिक कार्यों के साथ उठा है। उसने हमारे सुपर धर्म का विरोध करने का साहस किया। मैं वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के श्रेष्ठ को नहीं जानता। दूसरी ओर भगवान का जन्म सृष्टि के भगवान के एक सुपर परिवार में हुआ था, ठीक उसी तरह जैसे स्वर्ग की दुनिया में सम्राटजी परिवार में हुआ था। उसका खून नेक है। उन्होंने हमेशा उन आकस्मिक सम्राटों पर बहुत कम ध्यान दिया है। इन महाधर्मों की विशाल शक्ति की तुलना में सेंक्सियू सम्राट बहुत दूर है।
ताकत और शक्ति के मामले में वे प्रतिद्वंद्वी नहीं है। चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उधर भगवान ने उदासीनता से कहा। एक पल में मन की एक हिंसक लहर उसके चारों ओर फैल गई, जिसने तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी में एक बड़ा छेद खोल दिया। अजीब और अप्रत्याशित पेंटियन महल में भी उसकी ताकत ज्यादा सीमित नहीं थी। छोटे दिग्गजों के बाद दूसरी आतंकवादी शक्ति अचानक टूट पड़ी। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि छठे क्षेत्र के विशेषज्ञ कितने शक्तिशाली हैं। ये ज़िवेन पूरी तरह कांप रही थी, डरी नहीं। ये रोमांचक है। छठे क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ से लड़ने में सक्षम होना एक दुर्लभ अनुभव है। मुझे डर है कि दूसरी तरफ के भगवान ने भी यह नहीं सोचा कि तुम ज़िवेन उसकी नजर में कुछ भी नहीं थे। उसे आगे बढ़ने के लिए एक चक्की और एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। छठे क्षेत्र में पहला कदम, नहीं तो उसके दिल में हत्या का इरादा एक पल में फूट जाएगा। बस दूसरी ओर प्रभु ने एक अजीब शक्ति प्रकट की और पहाड़ों से आतंक की गंध आने लगी। ब्रश, हवा में एक अकल्पनीय लहर दौड़ गई। एक पल में दूसरी ओर का भगवान दुनिया की सीमा को पार कर गया और आगे बढ़ गया। दुनिया में कोई मुकाबला नहीं था, यहाँ तक कि समय और स्थान भी उसकी गति से प्रभावित होते थे। गति चरम पर पहुंच गई है और अकेले समय के मैदान पर भी चढ़ सकते हैं। उनकी गति समझ से परे है। उपस्थित कई सम्राटों ने ये दृश्य देखा और ठंडी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। दूसरा किनारा सूत्र वास्तव में दूसरा किनारा सूत्र है। ऐसा कहा जाता है कि सूत्र का ये सेट गति के बारे में सभी रहस्यों का वर्णन करता है। पृथ्वी के छोर दूसरे किनारे पर बस एक कदम, आप पृथ्वी के छोर से पार कर सकते हैं समुद्र के छोर तक। गति के साथ साथ दूसरे किनारे के भगवान द्वारा विकसित दूसरा किनारा सूत्र वास्तव में शीर्ष पर है। कुछ लोगों ने कहा कि दूसरे पक्ष के स्वामी की भी कई सम्राटों के बीच व्यापक प्रतिष्ठा है। इसलिए हालांकि बहुत से लोग उनके द्वारा विकसित दूसरे पक्ष सूत्र की विशिष्ट सामग्री को नहीं जानते हैं, वे वास्तव में इसके बारे में कुछ जानते हैं। टकराना, दूसरे पक्ष के मालिक ने अपने हाथ के चाकू को एक भयानक लहर में बदल दिया और सीधे ये ज़िवेन के सिर पर वार कर उसे पूरी तरह से मार डाला। उस महत्वपूर्ण मोड़ पर ये ज़िवेन ने भयानक हाथ वाले चाकू को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। डैंग डैंग डैंग, कई कदम पीछे हटने के बाद ये ज़िवेन अंततः विशाल बल को बर्दाश्त नहीं कर सका और उल्का की तरह उड़ गया। हजारों मील उड़ने के बाद आखिरकार वह रुक गया। ये ज़िवेन को केवल यह महसूस हुआ कि उसकी सारी क्यूई और खून बढ़ रहा था। जब वह टकराया तो उसकी क्यूई और खून ने तूफान खड़ा कर दिया। हम मरा नहीं, दूसरे पक्ष के भगवान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने बिना हाथ छोड़े ही गोली चला दी। उनकी सबसे बड़ी निर्भरता उनके द्वारा निर्मित दूसरा पक्ष सूत्र है। गति कुछ हद तक तेज है, जो स्वयं गदाई की एक प्रकार की मारक शक्ति है। यहाँ तक कि सम्राट भी उसके आक्रमण को अपने नंगे हाथों से नहीं रोक सकता था। उसके सामने ये ज़िवेन ने अपने नंगे हाथों से उसके हमले को रोक दिया। हालांकि वह बेहोश हो गया था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। उनकी राय में यह अविश्वसनीय था। एक के बाद एक कई अन्य सम्राटों ने भी अपनी आंखें खोली। वे दूसरी ओर प्रभु के आतंक को जानते थे। यहाँ तक कि वर्षा सम्राट, जो छठा क्षेत्र भी था, ये ज़िवेन को प्रशंसा की दृष्टि से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये बहुत अद्भुत था। मर जाओ। दूसरी तरफ भगवान ने ठंडी सांस ली और एक पल में गोली मार दी। जब उसने दोबारा गोली चलाई तो उसकी गति तुरंत प्रकाश की गति से अधिक हो गई। एक पल में समयरेखा अव्यवस्थित हो गई, जिससे समय घाटी में अजीब समयरेखा का प्रभाव टूट गया। उसे कोई देख नहीं सकता और जोरदार हमला नहीं कर सकता। उसी समय ये ज़िवेन ने अपने शरीर में बढ़ती क्यूई और रक्त को नीचे दबाया और अचानक अपनी भारी पुतलियों को खोल दिया। इन आंखों ने समय और स्थान के कई रहस्यों को एक पल में देख लिया और दूसरी तरफ भगवान की छवि को कैद कर लिया। यदि भी टोंग हुआंग यहाँ है तो इसका कोई फायदा नहीं है, भले ही उसकी भारी शिष्या दूसरी तरफ भगवान की आकृति को कैद कर ले। उसकी गति दूसरी तरफ भगवान की गति के बराबर नहीं रह सकती। दूसरी ओर प्रभु के चरणों में इंद्रधनुषी पुल निकल आए। वे एक पल में चमक उठे और गति बहुत तेज थी। लेकिन ये ज़िवेन अलग थे। जब उसने अपनी भारी पुतली खोली तो उसके पीछे का राक्षस पंख अचानक खुल गया और समय की शक्ति उसके राक्षस पंख के चारों ओर जारी हो गई। समय का पंख ईश्वर के संपूर्ण साम्राज्य में फैल गया। दूसरी ओर भगवान का शरीर स्थिर हो गया और तो ज़िवेन ने एक पल में अवसर पकड़ लिया और पूरे दानव विंग ने उसकी रक्षा की। टकराना, उधर प्रभु का अद्भुत प्रहार सीधा शैतान के पंख पर लगा। मूल रूप से कठोर शैतान का पंख इस भयानक बल से चौंक गया और एक पल में घनी दरारें पड़ गई। बूम! ऐसा गतिरोध केवल एक क्षण के लिए था और शैतान के पंख तुरंत ढह गए।
जब लोग इस तरह की टक्कर से चौंक गए, तो उन्होंने केवल इतना देखा कि एक पल में एक तलवार निकल गई, और भयानक बुरी आत्मा के संघनन से बनी तलवार थोड़ी सी हिल गई, जिससे पूरा ब्रह्मांड ढह गया और अब स्थिर नहीं रहा। विस्फोट के बाद तलवार को काट दिया गया और दूसरी तरफ भगवान को निशाना बनाया गया। ब्रश, तलवार सीधे शून्य से जागी, एक अंतहीन शून्य दरार छोड़ती हुई सीधे जियावहान की ओर बढ़ी। बूम, इस तलवार ने पेंटियन महल के बहुत से खाली स्थान को सीधे काट दिया और विस्फोट कर दिया। दूसरी ओर भगवान खड़े थे और हिलते नहीं दिख रहे थे, लेकिन हर कोई जानता था कि वह महत्वपूर्ण क्षण में चले गए थे। महत्वपूर्ण क्षण में वह अंततः तलवार के अचानक हमले से बच गया। उसके गाल पर खून का निशान दिखाई दिया और खून की धार बह निकली। मैं दूसरी तरफ भगवान को चोट पहुंचा सकता हूँ। उसकी उत्पत्ति क्या है? मैंने इसके बारे में पहले नहीं सुना है। सम्राट ने अपने सामने के दृश्य को देखा और अंतहीन विस्फोट के बाद ये जीवन की आकृति प्रकट हो गई। उसके पास एक तेज तलवार थी, जो पूरे रसातल नरक को ले जाती हुई प्रतीत होती थी, जो अत्यंत भयानक थी। दूसरे किनारे का सूत्र, दूसरे किनारे का भगवान बहुत तेज है। ये परम गति को खोलने वाला प्राचीन सूत्र है। हालांकि ये जीवन के तहत उन्हें नुकसान हुआ, और वास्तव में नुकसान हुआ। यहाँ तक कि ये जीवन ने उसे ये जीवन से भी ऊंचे स्तर पर चोट पहुंचाई थी। यदि आप अभी समय रहते नहीं छुपे, तो मुझे डर है कि ये जीवन की तलवार आपकी छाती को छेद देगी। उसके हाथ में जो भयंकर तलवार है, उसमें अवश्य ही ऐसी क्षमता है। यहाँ तक कि गेंग जिन्हू सम्राट के मन में भी इस बार ये जीवन के प्रति प्रशंसा की भावना थी। ये व्यक्ति जिसके पास केवल 5वें क्षेत्र की साधना थी, इतना सरल नहीं था, और उसे खतरे का हल्का सा एहसास था। हालांकि उन्हें तुरंत निष्कासित कर दिया गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? उसकी खेती के संदर्भ में क्या कोई उसे धमकी दे सकता है? छिपाना बहुत तेज है। ये जीवन मुस्कुराया, जिससे न केवल छठे साम्राज्य के सम्राट की खुशी को कोई ठेस नहीं पहुंची, बल्कि उसके दिल में युद्ध की भावना पैदा हुई। उनकी नजर में छठे क्षेत्र का सम्राट घायल हो जाएगा। यह कोई बढ़िया बात नहीं है। यह अजय अस्तित्व नहीं है। बहुत अच्छा, आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो मुझे लाखों वर्षों तक चोट पहुंचा सकते हैं। दूसरी ओर भगवान की अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन हर कोई उनके शब्दों में ठंडी हत्या के इरादे को सुन सकता था। नाक पर तलवार से चोट लगने के बाद वह पूरी तरह क्रोध से बाहर हो गए।